कई बार हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पूरे साल भर पढ़ते हैं, बट हमारे लिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, हमने कहीं पर उनको समराइज नहीं किया है, और अगर किया भी है तो यार इतना ज्यादा है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि उनको एक सही तरीके से पूरा रिवाइज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल के एज में जब इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, हमारे हेल्थ एक इंक्रीजिंग एज के साथ डिटीरियोरेट करते हैं, तो इस सिचुएशन में बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मस्त समागम देखने को मिलेगा हम लोग को, और उसके बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। एक सेल के अंदर, यस, एक न्यूक्लियस के अंदर आपको 2 मीटर लंबी ये पूरी चेन मिलेगी जिसको हम लोग डीएनए बोल रहे हैं, और इस पूरे सीक्वेंस को, इस पूरे लंबे 2 मीटर के पूरे इस सीक्वेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक बहुत ही शानदार सीरीज में, जहां पर हम लोग जो बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम देने के लिए बड़े ही सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के करंट अफेयर्स की हेडेक को दूर करना हमारा काम है और इस सीरीज का मकसद है। बेसिकली देखो क्या होता है, कई बार हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पूरे साल भर पढ़ते हैं, बट हमारे लिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, हमने कहीं पर उनको समराइज नहीं किया है, और अगर किया भी है तो यार इतना ज्यादा है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि उनको एक सही तरीके से पूरा रिवाइज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट वी कैन डू इन दिस सीरीज इज चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक टॉपिक को उठाते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूरे साल भर में न्यूज में बने रहे थे, उन सबको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। इन सभी सिचुएशन में आपको साइंस एंड टेक पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए, और ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद आप लोगों को ये तो पता ही होगा, मतलब मैं तो 100% श्योर हूं आपको पता है कि साइंस एंड टेक जो है इट इज बेसिकली करंट ओरिएंटेड। आप सबको पता है यार, इसमें कोई डाउट ही नहीं है अपने लिए, और इसीलिए जो भी करंट के टॉपिक्स होते हैं उन सबको पढ़ना, जानना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर मैं बात करूं आपके साइंस एंड टेक के कुछ पैटर्न की बात करूं मैं, तो ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो जो साइंस एंड टेक है, इसका प्रीलिम्स का जो वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली पहुंचता है 8 से 12 क्वेश्चंस का। तो आपको समझ में आ रहा है कि यार ये एक मेजर चंक है, और इसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके करंट अफेयर्स बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो यार ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप सभी को पता है कि आपका ये उड़ान 500 प्लस ये मैगजीन की लिंक भी मैं पीडीएफ की नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप लोग वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, अपने सामने ये किताब खोल के रख सकते हो अगर प्रिंट आउट निकाल रहे हो तो, और साथ ही साथ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको लाइन बाय लाइन मैं एक बार पढ़ा लूं, उसके बाद आप लोग चाहो तो उस आर्टिकल को दोबारा से फटाफट से रीडिंग ले सकते हो। सबसे मोस्ट क्विक फॉर्मेट में आप अपना साइंस एंड टेक कवर कर रहे होगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहां पर मैं आपको बस ये बता देता हूं कि अगर आपके सामने कोई भी दुख, दर्द, दुविधा कुछ भी आती है भाई साहब, तो यू कैन रीच मी आउट एट दिस टेलीग्राम, और यहां पर मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज रीच आउट टू दिस टेलीग्राम चैनल। आपके जो भी स्पेसिफिक मटेरियल्स हैं मैं उसको भी लगातार यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट अगर नोट्स होंगे मेरे पास तो मैं वो भी शेयर करूँगा, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मुझे एग्जाम्स के जस्ट पहले मिल रहे होंगे उन सबको भी मैं यहाँ पर शेयर करता रहूँगा। तो इसीलिए इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप लोग इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको प्रॉपर अपडेटेड कॉन्टेंट हर बार मिलता रहे। तो लेट्स बिगिन विद द बायोटेक्नोलॉजी, बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट हैव ए लुक कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर डीलिंग इन टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे होंगे एआरटी की, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की, बहुत बार न्यूज में रहा है ये। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। हम लोगों ने एक बायो E3 पॉलिसी देखना, ये भी आपके आर्टिकल में दिया हुआ है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल कनेक्ट दीज टू टॉपिक्स, क्योंकि इसके बिना ये नहीं है, अधूरा है बिल्कुल। और इसी के साथ साथ ना कई बार आपको बहुत सारे और भी टॉपिक्स रिलेटेड मिलेंगे, जैसे कि बायोसिमिलर्स का टॉपिक रिलेटेड मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात करेंगे, 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू की बात करेंगे, आरएनए एडिटिंग की बात करेंगे, जदा कमिटमेंट। यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है कि जदा कमिटमेंट वाज रिसेंटली इन न्यूज, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर कार्टी सेल थेरेपी, कासगेवी एंड लिपजेनिया आर द 2 बेसिक, मतलब आप बोल सकते हो कि ये कुछ ऐसे आपके लिए वरदान हैं जिसके बेसिस पर आपका मेडिकल फील्ड जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। देखेंगे इसके बारे में भी। 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, क्योंकि ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जिन पर यूपीएससी पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आप लोग मेरे हिसाब से 2023 का अगर आप क्वेश्चन उठा के देखोगे तो उन्होंने एक टर्म पूछा था कि ट्रांसक्रिप्टोम जो है वो किस पर्टिकुलर पोर्शन से रिलेटेड है। तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भी होती ना तो भी आप लोग बहुत इजीली उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते थे।
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब कि जीएम क्रॉप्स, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज जिसको हम लोग 3 पैरेंट बेबी भी बोलते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। फिर नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग एंड जीनोटाइपिंग क्या होती है, वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव और चांदीपुर वायरस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इन सभी टॉपिक्स को आपको बहुत डिटेल में समझना है। सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक की शुरुआत करें, बायो E3 पॉलिसी वगैरह का ही है वैसे तो ये। हम सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं। यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की। आप सबको पता है यार असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या और ये न्यूज में पहले क्यों है, पहले तो मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे ही हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने क्या किया है, ART थेरेपी को इवैल्यूएट करने के लिए, मतलब पूरा का पूरा उन्होंने एक एक्ट आया था ART एक्ट 2021 का, उसके बेसिस पर जो अनमैरिड विमेन है या फिर जो डाइवोर्सीज विमेन है, इनके लिए एक डेटा इकट्ठा करने का काम करना है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को ना आजकल के एज में जब इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, हमारे हेल्थ एक इंक्रीजिंग एज के साथ डिटीरियोरेट करते हैं, तो इस सिचुएशन में चाइल्ड कंसीव करना एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम बन जाता है। इन सभी के लिए हम लोग बहुत फेमसली, आप सबको पता होगा यार कि हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, IVF इज ए फॉर्म ऑफ ART। ART इज एन अम्ब्रेला टर्म। ART क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब कि ऐसे कोई भी कपल्स या फिर अनमेरिड विमेन या फिर कोई डाइवोर्सी विमेन, इन सभी लोगों के पास अगर इनकी इच्छा चाइल्ड बियर करने की है बट दे आर नॉट एबल टू कंसीव दैट, यहां पर ये टेक्नोलॉजी इनको बहुत हेल्प करती है। ये हेल्प करके इनको ये बताती है कि भाई साहब इस पूरे प्रोसीजर के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, यू कैन लिव द लाइफ ऑफ ए हैप्पी मैन और विमेन, जिसमें कि यू कैन फील द मदरली फीलिंग्स, फादरली फीलिंग्स, वो सारी चीजें जो आती हैं जो हम लोग आम समाज में जानते हैं, वो सब इसके थ्रू पॉसिबल है। पहले नहीं हो पाता था, अब पॉसिबल है। तो अब इसको समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि एक ना अमेंडमेंट रूल आया है यार 2023 में। इस अमेंडमेंट रूल से अंतर्गत कुछ ये बातचीत की गई है। फिलहाल के लिए डेटा नहीं इंपॉर्टेंट है, ना ही कभी UPSC आपसे ये पूछने जा रहा है कि भाई साहब ये डेटा में क्या निकला है। आपसे सिंपली अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि ART से आप लोग क्या समझते हो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से आप लोग क्या समझते हो, एक बार उसको समझ लेते हैं। देखो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे कि यहां पर आप देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सबसे पहला स्टेप। यहां पर टाइप्स की बात हो रही है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का बहुत ही बेसिक मतलब समझाता हूं मैं आपको। क्या होता है कि आप सबको देखो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमेशा सबको पता होता है कि जो महिलाएं हैं, विमेन है, विमेन के साइड से आप लोग रिप्रोडक्टिव जोन में जब आते हो तो यहां पर आपको एग्स मिलते हैं और मेन के तरफ से आपको स्पर्म मिलते हैं। वैसे तो देखो नेचुरल रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी है हमारे पास, बट इन एनी सच सिचुएशन इफ इट इज नॉट हैपनिंग नेचुरली, तो हम क्या करते हैं, एक लैब या फिर एक डॉक्टर या फिर एक मेडिकल टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, वही है ART। अब इसमें क्या होगा कि विमेन के एग्स को रिट्रीव किया जाता है, सिमिलरली मेन के स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, और हम लोग क्या करते हैं लैब के अंदर में पेट्री डिश में हम लोग इस एग को स्पर्म के साथ में फ्यूज कराते हैं। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए उसको कुछ इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह देते हैं वहां पर, और उससे वहां पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वंस दिस एग इज, जब स्पर्म और एग दोनों मिल जाते हैं एंड सबसे पहले जो पहला सेल बनता है वो क्या कहलाता है, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये धीरे धीरे ना अपना सेल डिवीजन स्टार्ट कर देता है, और क्विकली आप देखोगे विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब कुछ दिनों में ही ये जाइगोट जो है ये अपने आप को डिवाइड कर करके 200 से 300 सेल्स में डिवाइड कर लेता है। ये 200 से 300 सेल्स जो होते हैं इनका एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो। और ऐसे कई इम्ब्रियो इम्ब्रियो, मतलब कि ये जो फेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट फेज। ये जो ब्लास्टोसिस्ट फेज है और इसका जो इम्ब्रियो है, ऐसे कई सारे इम्ब्रियोज लैब में हम लोग बना लेते हैं, और इसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, इन इम्ब्रियोज को बड़े ही डेलिकेट तरीके से उठाते हैं और मदर के यूटेरस में वापस से प्लेस कर देते हैं। अब देखो इसमें यह भी बात है यार कि हम उसको किसी चीज से पकड़ के उठा रहे होंगे और उसको यूटेरस में प्लेस कर रहे होंगे, तो इट मे बी पॉसिबल कि यार जो ये इम्ब्रियो है ना ये थोड़ा सा खराब हो जाए, टूट जाए कहीं से, बिखर जाए कहीं से। तो इसीलिए हम लोग मदर के यूटेरस में मल्टीपल इम्ब्रियोज को ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे क्या होता है कि यार मान लो 3 इम्ब्रियोज ट्रांसप्लांट कर दिए तो हमें ये थोड़ा फायदा होता है कि यार 3 में से मान लो 1-2 खराब भी हो गए तो एक तो पक्का सर्वाइव करेगा, जो कि बाद में फ्यूचर में एक चाइल्ड के फॉर्म में 9 मंथ्स के इस पूरे प्रेगनेंसी टाइम के बाद में ये जन्म ले सकता है।
तो ऐसे ही ये सारे के सारे प्रोसीजर्स होते हैं, ये आईवीएफ का टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन इंसेमिनाइजेशन होता है। ये जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंसेमिनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है कि हम लोग जो एग होता है, एग का अपना न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस में सारे के सारे आपके डीएनए के पूरे कंपोनेंट्स होंगे। इसमें हम लोग एक इसके साइटोप्लाज्म, मतलब कि हम लोग बोलते नहीं है कि ये जो सेल है ये इसका न्यूक्लियस है और बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में हम लोग एक स्पर्म को इंजेक्ट करने की बात करते हैं। फिर इसमें क्या होता है, स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएसआई जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। स्पर्म इंजेक्शन कभी कभी कई बार डायरेक्टली मदर के यूटेरस में होता है। तो हम लोग इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप लोग देख सकते हो इस चीज को। जैसे कि जब भी आप लोग जानवरों की बात करते हैं, आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक आते हैं, डॉक्टर जो है वो प्रॉपर मतलब बाहर से ही किसी स्पर्म डोनर से वो स्पर्म लेके आते हैं, और गाय और भैंस के लिए वो पूरा एक ग्लव्स वग्स पहनते हैं, और उस गाय और भैंस के यूटेरस में वो सीधे सीधे उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, अपने हाथों से स्पर्म ले जाके वहां प्लेस करते हैं। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये क्या है, आपके स्पर्म इंजेक्शन के प्रोसीजर्स हैं, इंट्रोसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ऐसे बहुत सारे आपको डायरेक्टली आप कभी कभी यूटेरस में प्लेस करते हैं, जैसे कि आपने गिफ्ट और जिफ्ट का नाम सुना होगा, है ना, गिफ्ट और जिफ्ट, ये भी एक एआरटी की टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा अब तो बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस के नाम से जान रहे हैं, है ना। ये जो इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस है, ये गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, देखो अभी तक ये हो रहा था, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लास्ट ईयर में ये भी आया था। अब ये अगर यूपीएससी स्टेटमेंट बोलता है तो गलत मत कर देना, इसमें लिखा है विमेन कैन प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेन कैन प्रोड्यूस एग्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो देखो, ऑन पेपर ऑन थ्योरी ये बिल्कुल सही है, और इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर में हम लोग एक और टेक्नोलॉजी है जिसको फ्यूचर में कभी आप लोग पढ़ सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। इसको आई होप कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो उसमें क्या है कि हम लोग किसी भी सेल के न्यूक्लियस को निकाल कर हम लोग उसको इंड्यूस कर सकते हैं वापस से उसके प्लूरीपोटेंट फॉर्म में, जो कि उस पे ये कैपेबिलिटी देगा कि भाई साहब उससे आप चाहो स्पर्म बना लो, उससे आप चाहो एग बना लो, कैसा भी सेल डेवलप कर सकते हो। तो इसीलिए ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, और ये भी एआरटी की एक टेक्नोलॉजी है। हालांकि इट इज नॉट येट प्रैक्टिकली डन फॉर एनीवन, लेकिन हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी भी लोग दिखा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपको एआरटी के अंदर में कंसीडर करना चाहिए। इसी के अंदर में आपका एग डोनेशन की बात हो जाए, स्पर्म डोनेशन की बात हो जाए, जैसे कि जब आप अभी मैं आपको 3 पेरेंट बेबी बताऊंगा, तो उसमें 3 पेरेंट बेबी में आपको दिखेगा ये चीज कि यार उसमें स्पर्म डोनेशन भी हो सकता है, एग डोनेशन भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, इन सब के बारे में भी हम लोग समझेंगे। इनफैक्ट इम्ब्रियो डोनेशन की भी बात चल रही है। सिमिलरली यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन जो आप यहां पर देख रहे हो, इसका क्या मतलब है? क्रायो वर्ड कहीं पर भी आता है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर आर एट नेगेटिव, टेम्परेचर इतना कम है, और वहां पर उतने कम टेम्परेचर पर आप प्रिजर्वेशन का काम कर रहे हो। लेकिन प्रिजर्व करोगे किसको? जायज सी बात है यार, आपने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात की है, तो प्रिजर्व करने के लिए आपको स्पर्म मिल सकता है, एग मिल सकता है, इम्ब्रियो मिल सकता है। आप इन सभी चीजों को आप आराम से क्रायो प्रिजर्वेशन में स्टोर कर सकते हो। इट इज पॉसिबल कि आज आपने अपना एग डोनेट कर दिया हो, आज आपने अपना स्पर्म डोनेट कर दिया हो, इन अ थॉट कि यार अभी मेरी यंग एज है, मेरा स्पर्म और मेरा एग बहुत ही हेल्दी होगा। लेकिन फ्यूचर में जब शादी करने के बाद कभी आप लोगों ने चाइल्ड प्लान करना है ना, दीज आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ कोर्स। लेकिन उस टाइम पर मान लो योर एज इज लाइक 35 ईयर्स, 37 ईयर्स, तो उस एज में शायद आपके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या फिर उस एज में आपका स्पर्म या एग उतना हेल्दी नहीं रहेगा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने क्रायो प्रिजर्वेशन में ऑलरेडी अपना हेल्दी एग या स्पर्म ऑलरेडी प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो आप उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल करा सकते हो। मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है इन सब चीजों में। तो क्रायो प्रिजर्वेशन भी होता है। और इनफैक्ट जैसे आज के डेट में अगर आपने मान लो आईवीएफ के लिए, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई आईवीएफ के लिए जा रहा है, तो जो भी इम्ब्रियो डेवलप होते हैं ना, इट कैन बी प्रिजर्व अप टू 4 और 5 ईयर्स। मतलब कोई जल्दी नहीं है, इम्ब्रियो एक बार बन गया तो उसको क्रायो प्रिजर्व कर दिया, अब उसको 4 साल 5 साल बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो बिकम वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल टेक्नोलॉजी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सच इंपॉर्टेंट सेल्स विच आर प्रेजेंट इन साइड आवर बॉडी। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी ऐसी अब टेस्टिंग वगैरह भी हो रही है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई साहब व्हाट दिस एआरटी इज ऑल अबाउट। देखो कई बार क्या होता है कि स्पर्म काउंट सही नहीं होते हैं, कई बार स्पर्म मोर्टेलिटी नहीं सही होती है,
इन सभी सिचुएशंस में आपको एआरटी का सहारा लेना पड़ता है। अब यहां पर हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। 2021 में दिसंबर 20 तारीख को इसको किया गया था और बेसिकली यही था कि जब हम लोग एआरटी क्लिनिक्स और एआरटी बैंक्स की बात करें, नाउ यू कैन गो एनीवेयर इन 2 tier cities, 3 tier cities, you will definitely not exactly in the 3 tier cities, but 2 tier cities में भी आप जाओगे ना तो आपको बहुत इजीली एक बड़ा बड़ा बोर्ड दिख जाएगा कि भैया आईवीएफ यहां पर होता है, आईवीएफ का बड़े बड़े बोर्ड्स आपको दिख जाएंगे। तो हर जगह ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक्स खुलने लगे हैं, तो इसीलिए इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आपको ये बात का पता हो कि भाई साहब ये रेगुलेटेड भी है कि नहीं, क्या इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो अप टू डेट है कि नहीं, जो यहां पर डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यहां पर सही तरीके से ट्रेंड है कि नहीं इस फैसिलिटी के लिए। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखो जब एग रिट्रीव करते हैं ना आईवीएफ के लिए, तो महिलाओं को बहुत सारे इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। इट इज लाइक कि 30-40 इंजेक्शंस लगाते हैं। अब 30-40 इंजेक्शन से क्या होता है, उनका एग प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्पीडी हो जाता है, उससे कई सारे एग्स रिट्रीव कर सकते हैं वो लोग। लेकिन ये प्रोसेस ना बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है और बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इनको हम रेगुलेट नहीं करेंगे भाई साहब, तब तो ये बिल्कुल पैसे छापने की मशीन बना देंगे इस चीज को और लोगों का फायदा उठाएंगे। तो दैट इज वाई अ रेगुलेशन इज वेरी मच नेसेसरी। अब यहां पर वही बात लिखी गई है कि सुपरविजन, रेगुलेशन, लाइसेंसिंग, एथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीजों की बात होगी जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में आएगा। सिग्निफिकेंस आप सबको पता ही चल गया होगा यार अभी तक इसका कि भाई साहब स्पेशली अगर हम एडवांसमेंट की बात करते हैं तो आईवीएफ एक वरदान आया है ना, सभी के पास में है यार, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट डेफिनेटली यहां पर लोगों के राइट्स को सेफगार्ड करना, विमेन के राइट को सेफगार्ड करना, उनके हेल्थ को सही तरीके से पूरा मेजर करना, काउंट करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप देख सकते हो। लेकिन यहां पर एक चीज है जो प्रॉब्लम्स गिनाई जाते हैं इस एक्ट में कि यहां पर यार देखो फाइनेंशियल मैकेनिज्म का कोई या फिर इंश्योरेंस का कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है और ये लोअर इनकम ग्रुप के लिए देखो भाई आज भी ये नहीं है, मतलब कि आईवीएफ टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, तो इसीलिए गरीब आज भी इन सभी टेक्नोलॉजीज से वंचित हैं। तो इनके लिए ऐसा कोई इंश्योरेंस हो या फिर ऐसा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म हो, ये सारी चीजें नहीं आती हैं। डेफिनेटली देयर इज एन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एलजीबीटीक्यू पीपल और ये सारी चीजें चलती रहेंगी, आप सबको पता है कि बट दीज आर द पार्ट ऑफ योर मेंस पार्ट। आपका इतना कुछ है नहीं वे फॉरवर्ड वगैरह के लिए, जितना चीज हम लोग को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए था वो हम लोगों ने समझ लिया। यहां पर बस ये समझ लेना कि नेशनल और स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि सरोगेसी एक्ट 2021 है। सरोगेसी एक्ट 2021 इज अगेन वेरी प्रोमिनेंट फीचर। आपको पता होगा कि देखो 2 प्रकार की सरोगेसी भी होती है। एक आपके लिए होती है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी जिसमें कि आप स्वेच्छा से, अपनी खुशी से आप किसी के लिए सरोगेट मदर बनने को तैयार हो। दूसरी होती है इकोनॉमिक सरोगेसी या फिर कॉमर्शियल सरोगेसी। इंडिया में 2015 के बाद से कॉमर्शियल सरोगेसी इज कंप्लीटली बैंड, क्योंकि लोगों ने इसको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था, विमेन को उन्होंने एक बच्चा पैदा करने का मशीन बना दिया था। इन सभी चीजों में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज आई, कोर्ट में इतने केसेस आए और महिलाओं की दुर्गति को देखते हुए कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया गया अपने कंट्री में 2015 के बाद। पोस्ट 2015 की बात है ये। तो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी आज भी होता है, लेकिन लॉज रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं कि अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के लिए भी बहुत सारे रूल्स, नियम कानून का पालन करना पड़ता है। कोई भी सरोगेट मदर आज के डेट में नहीं बन सकता, वो आपकी क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, वो उसका किसी भी प्रकार का क्या बोलते हैं जो भी एग या फिर उसके भी हस्बैंड का कोई स्पर्म इस चीज में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। एक प्रॉपर एग्रीमेंट इन सब के लिए होगा। सिमिलरली हेल्थ रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे। आप पहले से जो सरोगेट मदर हैं वो पहले से उनके पास उनका खुद का अपना एक बच्चा होना ही चाहिए, मैरिड और बच्चा दोनों होना चाहिए, मतलब इस केस में। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स लगाए गए, ना सिर्फ सरोगेट मदर पर बल्कि जो कपल हैं, मतलब कि जो इंटेंडेड कपल हैं जिनको कि बच्चा चाहिए, जो कि सरोगेसी के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसे इंटेंडेड कपल्स के लिए भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि भाई साहब तुम्हारी शादी को इतने साल हो जाने चाहिए, तुम्हारे अंदर मेडिकल कंडीशंस ये प्रूफ करना चाहिए कि यू कैन नॉट बियर अ चाइल्ड, और उसके बेसिस पर कि आपका कोई भी बच्चा नहीं है, इवन अगर आपने कोई बच्चा गोद ले लिया है तो भी आप सरोगेसी एक्ट के अंतर्गत किसी को भी सरोगेसी के अंदर में नहीं डाल सकते हो। तो प्लेंटी ऑफ चीजें हैं, है ना, जो कि अल्ट्रुइस्टिक ये सरोगेसी एक्ट 2021 के अंदर में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। तो यू मस्ट नो ऑल सच थिंग्स एज वेल। तो ये पूरी बात कर ली यार हम लोगों ने इस पूरे आर्टिकल के तहत। आई होप कि आपको ये आर्टिकल्स काफी सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहां पर मैंने बताया ही आपको कि रजिस्ट्रेशन क्लिनिक्स के बारे में बात हो रही है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कमीशनिंग पार्टीज की हैं, सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर सिंगल विमेन एंड मैरिड कपल्स। अच्छा हाँ, एक बात बस यहां पर ध्यान देना
कि जो ART की सर्विसेज हैं दीज आर अवेलेबल फॉर सिंगल वीमेन एज वेल, और इसके साथ साथ मैरिड कपल्स के लिए भी हैं। तो ये स्टेटमेंट कभी भी गलत मत करना कि सिंगल वीमेन है तो आपके लॉस के खिलाफ है, आपकी पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है वो इस तरीके से अलाउ नहीं करता, या फिर सर इक्वालिटी कहाँ है, एक पुरुष जो है वो स्वेच्छा से अपने सिंगल पेरेंट नहीं बन सकता है ART के माध्यम से, महिलाएं क्यों बन सकती है वगैरह वगैरह, ये सब हो सकता है। लेकिन उस मतलब बहस में आप मत पड़ना। सिंगल वुमेन आर अलाउड, इतनी बात आप कर लेना। मैरिड कपल्स मस्ट ऑल्सो बी इनफर्टाइल, अनेबल टू कंसीव, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली। और फॉरेन नेशनल्स कैन ऑल्सो एक्सेस ART सर्विसेज, पर अब ये याद कर लेना कि दिस इज ऑल अंडर द क्राइटेरिया ऑफ ART एक्ट। लेकिन अगर सरोगेसी एक्ट 2021 की बात करोगे तो फॉरेन नेशनल्स आर नॉट एट ऑल अलाउड, क्योंकि उनके लिए तो भैया बहुत ही चीप डेस्टिनेशन है। वहां पर अगर सरोगेसी करवाएंगे अपने देश में तो उनका हो सकता है 50 लाख रुपए लग जाए, यहां तो लोग 5-5 लाख में, 2-2 लाख में तैयार हो जाते हैं सरोगेट मदर बनने के। तो इसलिए फॉरेन लोगों के लिए ये सरोगेट एक्ट के अंदर में बिल्कुल मनाही हो गई है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जैसे कि सीमेन डोनर्स की एज कितनी होनी चाहिए, एक डोनर्स की एज कितनी होनी चाहिए, कंडीशंस जैसे कि सीमेन डोनर्स की एज 21 से 55, एक डोनर्स की एज 23 से 35, और ये लोग अपने पूरे लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ मे डोनेट एग्स ओनली वंस इन हर होल लाइफ। एट द सेम टाइम यहां पर यह भी लिखा है नॉट मोर देन 7 एग्स में बी रिट्रीव्ड, उस पर्टिकुलर टाइम पर भी जो एग डोनर हो गए उनसे 7 एग से ज्यादा रिट्रीव ही नहीं किया जाएगा। मतलब आप देख रहे हो कि काफी स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए गए जिससे कि इसका मतलब गलत इस्तेमाल ना हो सके। यहां पर ये बिल्कुल साफ साफ लिखा गया कि भैया जो भी बच्चे पैदा होंगे दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए बायोलॉजिकल चिल्ड्रन ऑफ द कमीशनिंग कपल। इसमें कमीशनिंग कपल की बात हो रही है, जिसने ART कराया है उसी के बच्चे होंगे, जिसका डोनर एग किसी का लिया गया है, डोनर स्पर्म, कोई स्पर्म डोनर है, कोई एग डोनर है, उनका इस बच्चे से कोई रिश्ता नाता नहीं होगा। ये साफ साफ बातें लिख दी गई हैं। अब यहां पर इसीलिए ड्यूटीज, रेगुलेशंस वगैरह सब कुछ यहां पर दिया गया। अब एक चीज बस आप लोग यहां समझ लेना कि ART और सरोगेसी में क्या अंतर होता है, एक बेसिक डिफरेंस के साथ आप लोग इसको भी समझ सकते हो। यहां पर क्या है कि देखो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक ना ब्रॉडर टर्म है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां पर ब्रॉड मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है। IVF, ICSI और बहुत सारे हम लोगों ने इनविट्रो गैमेटोजेनेसिस जैसे कुछ बातें कर ली हैं। और यहां पर आप देखोगे, यहां पर ना एक सरोगेट कैरियर की जरूरत होती है जो कि बेबी को किसी कपल के बिहाफ पर या किसी विमेन के बिहाफ पर अपने वूम में रखती है 9 महीने के लिए, और शी बिकम्स अ मशीन तो यार देखो वर्ड गलत है यहां पर, बट आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि विमेन कैन बिकम, या फिर उनको ऐसा बोल सकते हैं कि दे कैन रेंट देयर वूम फॉर सम अदर कपल, लेकिन हाँ उनके वो क्लोज रिलेटिव होने चाहिए तभी ऐसा हो सकता है। फिर क्या है, सरोगेसी इन्वॉल्वमेंट की बात है। यार देखो सरोगेसी में ना कभी भी मतलब आप देखोगे कि थर्ड पर्सन के बिना आए काम ही नहीं होगा। मतलब कि सरोगेसी के अंदर में अरे कोई तो सरोगेट मदर बनेगी ही बनेगी ना, तो वो तो थर्ड पर्सन का एंट्री जरूरी है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि ART में आपको थर्ड पर्सन या एक डोनर या स्पर्म डोनर की जरूरत पड़े, क्योंकि आप लोगों के स्पर्म और एग्स तो हेल्दी हैं, बट यू कैन नॉट कंसीव समथिंग लाइक स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, स्पर्म मोटिलिटी अच्छा नहीं है, महिलाओं के साइड से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसे सब सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि इसमें थर्ड पर्सन हो, बट उसमें तो थर्ड पर्सन की जरूरत है। इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एलिजिबिलिटी फॉर सरोगेसी आपको पता है कि ओनली फॉर इंडियन मैरिड कपल्स है, ये मैंने पहले बता दिया आपको, लेकिन यहां पर आपके लिए फॉरेनर्स भी आ जाते हैं, साथ ही साथ लिव इन पार्टनर्स भी आ जाते हैं, सिंगल विमेन भी आ जाती हैं, और फॉरेनर्स मैरिड कपल्स तो आते ही आते हैं। यहां पर भी अलाउड ओनली फॉर इंडियन मैरिड कपल्स जो लिखा है, इसके साथ साथ आपको इस एक्ट के अंतर्गत में कुछ और भी लोग मिलते हैं, जैसे कि यहां पर जो डाइवोर्सीज होते हैं, डाइवोर्सी विमेन, दे आर अलाउड, है ना, डाइवोर्सी विमेन कर सकती हैं, या फिर जो विडो हैं विडो भी कर सकती हैं, डाइवोर्सी विमेन या फिर विडो, इन दोनों को भी अलाउ कर दिया गया है। अब आप बोलोगे सर इनके हस्बैंड तो है नहीं, तो स्पर्म कैसे आएगा? स्पर्म डोनर से आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और स्पर्म डोनर की आइडेंटिटी हमेशा और हमेशा क्या होती है भाई साहब, मतलब छिपा के रखी जाती है। यू विल नॉट कम टू नो कि ये स्पर्म डोनेशन करने वाला इंसान कौन है, कभी भी पता नहीं चलेगा आपको, ना ही वो कभी क्लेम कर पाएगा, ना स्पर्म डोनर को कभी पता चलेगा कि मेरा स्पर्म कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको नहीं पता चलेगा। दोनों को कभी भी जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। फिर यहां पर जेनेटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि एम्ब्रियोज में भी जेनेटिकली लिंक्ड टू इंटेंडेड पेरेंट्स। यहां पर एम्ब्रियोज जो हैं वो साथ ही साथ इन्हीं से जेनेटिकली लिंक हो सकते हैं। यहां पर लेकिन जब भी बात करोगे तो बायोलॉजिकल मदर जो है, जब भी ट्रेडिशनल करोगे तो बायोलॉजिकल, दे सरोगेट में बी द बायोलॉजिकल मदर और नॉट, जब अगर गेस्टेशनल है तो।
तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हो कि जो जेनेटिक रिलेशनशिप है उसमें आपका एम्ब्रियो जो है वो इंटेंडेड पेरेंट से ही जेनेटिकली लिंक्ड होगा, बट उस सिचुएशन में सरोगेट में आप देख सकते हो कि बायोलॉजिकल मदर के साथ में सरोगेट मे बी द बायोलॉजिकल मदर और नॉट, दोनों हो सकता है ना। अब यहां पर एक चीज के बारे में अब जरा थोड़ा ध्यान से देना, यहां पर यह स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। हमेशा यह समझ लेना कि सरोगेट मदर का किसी भी प्रकार का कोई भी जेनेटिक मेकअप, किसी भी प्रकार का जेनेटिक मेकअप सरोगेट मदर का चाइल्ड में इन्वॉल्व ही नहीं होगा। अगर इवन दो अ सरोगेट मदर इज कीपिंग अ चाइल्ड टू बी बॉर्न इन हर वूम, नो जेनेटिक ट्रांसफर या नो जेनेटिक मटेरियल हैज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरोगेट मदर टू द चाइल्ड। कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो एम्ब्रियो उस सरोगेट के मदर के वूम में प्लेस किया गया है, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड कि भाई साहब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम थे, आधा हिस्सा स्पर्म से आया, आधा हिस्सा वो मदर से आया, एक्चुअल मदर से आया। तो मदर के एग से आधा और स्पर्म से आधा, वो ऑलरेडी उसका 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ना इसके अंदर में प्लेस्ड है। तो सरोगेट मदर के किसी भी प्रकार के डीएनए मटेरियल्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा यहां पर, लेकिन वो हो सकता है, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि आप स्पर्म डोनर का इस्तेमाल करो, यहां पर हो सकता है कि आप क्या बोलते हैं किसी एग डोनर का इस्तेमाल करो, तो ऐसे सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है। तो दिस वाज द पॉइंट। अब यहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में लिखा है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एक अगले आर्टिकल की तरफ जहां पर है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आज के इस पूरे डिस्कशन में हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि देखो अभी इसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया क्या कि एक ना बायो E3 पॉलिसी भी है। बायो E3 पॉलिसी मैं आपको वहां तक भी ले जाता हूं। बायो E3 पॉलिसी, सबसे पहले इसको समझने से पहले मैं आपको ना बायो E3 पॉलिसी ही समझाना चाहता हूं। तो लेट्स जस्ट जंप टूवर्ड्स इट। कार्टी सेल आ गया, कास्गेवी लिवजीनिया आ गया और जेदा कमिटी, बस बायो E3 पॉलिसी। सबसे पहले मैं आपको बायो E3 पॉलिसी के बारे में समझाना चाहता हूं। देखो बायो E3 पॉलिसी जो है ना, ये अभी हाल फिलहाल में यूनियन कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया था। अब बायो E3 में E3 क्या है? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीन चीजें हैं। और ये बेसिकली किस चीज के लिए हो रहा है? बायो E3 पॉलिसी में ये तीन चीजें क्यों हो रही हैं? ये बेसिकली देखो इसलिए है ताकि हम लोग ऐसे बहुत सारे बायो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और बायो फाउंड्री यूनिट्स को हम लोग प्रोड्यूस कर सकें। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हम लोग यहां पर सिर्फ इनके लिए ही नहीं, बल्कि हम लोग यहां पर एक यहां पर लिखा होगा आपके लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज का अलाइनमेंट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है, बायो बेस्ड केमिकल एंजाइम से फंक्शनल फूड्स, स्मार्ट प्रोटीन्स, ये सब तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। व्हाट आई वांट टू से वाज, हाँ ये रहा बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स की बात कर रहे हैं हम इसमें। बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स, बायो फाउंड्रीज, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बायो इनेबलर्स बोल रहे हैं। अब ये सब का नया नया कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग बेसिकली कुछ बायो एआई की भी बात कर रहे हैं, जहां पर बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मस्त समागम देखने को मिलेगा हम लोग को, और उसके बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। तो एक्चुअल में देखो एक आर्टिकल आया था आपके द हिंदू में, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये आर्टिकल, मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ था। इसमें क्या है कि देखो बायो E3 पॉलिसी में हम लोग इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। इसका बेसिक पर्पज ही ये है टू एस्टैब्लिश बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, टू एस्टैब्लिश बायो एआई हब्स एंड टू एस्टैब्लिश बायो फाउंड्रीज। अब ये तीन चीज क्या है, इनको जरा डिटेल में हम लोग लेमन टर्म्स में समझते हैं। देखो बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज क्या होती हैं? बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर लाइक, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि यार यहां पर कुछ तो चीजें हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, कुछ तो लिविंग बीइंग से रिलेटेड हैं, और उसको हम कुछ चीजें प्रोड्यूस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर देखोगे आप इंसुलिन में आप सबको पता है कि देखो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, जो जेनेटिक डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जेनेटिकली प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके लिए तो उनके पैनक्रियाज में कभी भी ये इंसुलिन तो बनता ही नहीं है। तो जब भी वो कोई भी मीठा या कभी भी शुगर या फिर ग्लूकोज कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो ग्लूकोज रेगुलेशन उनके बॉडी से गायब है। इसलिए उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, खाना पड़ता है, इंजेक्ट करना पड़ता है। लेकिन ये इंसुलिन आता कहां से है? शुरुआती तौर पर तो हम लोग पिग से रिट्रीव करते थे, पिग के पैनक्रियाज से लेते थे, लेकिन ये हम लोग को वायबल नहीं लगा। तो हमने क्या किया, हमने बैक्टीरिया के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया को पकड़ा। ई कोलाई बैक्टीरिया के जीन्स में हम लोगों ने एक नया जीन इंट्रोड्यूस किया, जो कि हमने इंसानों के ही पैनक्रियाज के बीटा सेल से निकाला। और उस बीटा सेल से जो जीन का पार्ट था जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करने की पूरी रेसिपी रखता था, उसको हम लोगों ने आई जीन बुलाया। इस आई जीन को हमने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर में ट्रांसफर किया। नाउ ई कोलाई बैक्टीरिया कैन आल्सो प्रोड्यूस इंसुलिन। द सेम
क्वालिटी ऑफ इंसुलिन, सेम टाइप ऑफ इंसुलिन विच ह्यूमन के अंदर के पैनक्रियास के बीटा सेल्स जो प्रोड्यूस करते थे, वही बीटा सेल जैसा अब ये भी प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ हियर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व, हियर आर सम लिविंग बींग्स इन्वॉल्व इन क्योरिंग सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि डायबिटिक प्रॉब्लम। तो डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने यहां कुछ लाइव चीजें इस्तेमाल की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरियाज की। दिस इज नोन एज बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। ऐसी फैसिलिटी, ऐसी इंडस्ट्री जहां पर हम लोग इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होंगे ई कोलाई बैक्टीरिया की मदद से, वो क्या कहलाएगी? बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। देखो, इन लोग को हम लोग नेक्स्ट जनरेशन मेडिसिन भी बोलते हैं, नेक्स्ट जेन मेडिसिन भी बोलते हैं। और इंडिया के पास आप सबको पता है कि जब फार्मास्यूटिकल्स की बात आती है तो इंडिया का जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत बड़ा दबदबा है। वो आपके साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में या फिर आपके अलग अगल बगल की कंट्रीज में बहुत ज्यादा ये बेसिक मेडिसिन का एक्सपोर्ट करती है। तो ऑलरेडी इस फील्ड में इंडिया बहुत आगे है, लेकिन जहां पर इंडिया लैग कर रहा है वो है नेक्स्ट जेन मेडिसिन। जो ये नेक्स्ट जेन मेडिसिन है उसी को प्रमोट करने के लिए बेसिकली हम लोगों ने ये बायो ई3 पॉलिसी लिया है, जिसके अंतर्गत जो नेक्स्ट जेन मेडिसिन है उन सबको भी अब हम लोग क्रिएट करें बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में। नाउ सेकंड थिंग इज बायो एआई हब्स। अब आप सबको पता है यार कि बायो एआई हब्स जो होते हैं वो आपके लिए ना, मतलब बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डेटा को बहुत बढ़िया तरीके से कोलैबोरेट करता है। तो अब जैसे हम लोगों ने 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट चलाया है ना, इंडिजन प्रोजेक्ट या फिर इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया, तो इंडिजन प्रोजेक्ट, इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट, इन सबके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा कि 10,000 लोगों के अलग अलग 99 एथनिसिटी के लोग इसमें शामिल हैं। इसमें कैंसर पेशेंट्स भी हैं, इसमें दूसरे पेशेंट्स भी हैं। उन सबके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम मैच करके एक प्रॉपर सीक्वेंस ड्राइव कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत जबरदस्त काम आने वाला है। और इनसे हम लोग मेडिसिन के नाम पर एक टर्म होती है जिसको कि हम लोग आजकल के टाइम पर बहुत ज्यादा काम में ले रहे हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं फार्मेकोजेनोमिक्स, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, कहां पर लिखूं भाई, यहां लिख देता हूं। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? फार्मेकोजेनोमिक्स। ये बेसिकली आपके ना पर्सनल मेडिसिन की तरफ इशारा करता है कि मतलब हम सबका जेनेटिक मेकअप थोड़ा थोड़ा अलग है ना, बहुत ही हल्का सा अंतर है लेकिन अलग अलग है। तो हर मेडिसिन का असर हम पर अलग अलग तरीके से होता है। तो इसी बेसिस पर फार्मेकोजेनोमिक्स इसी पर थोड़ा सा एम्पलीफाई करता है कि यार देखो, जेनेटिक वेरिएशंस हैं, तो इसके चलते हम लोग ऐसी कौन सी मेडिसिन इस पर्सन को दें जो कि ज्यादा इफेक्टिव हो। तो इन दैट वे दीज बायो एआई हब्स विल बी यूज्ड। नाउ बायो फाउंड्रीज एक अलग ही लेवल के कुछ इंडस्ट्रीज होंगे, कुछ सेटअप्स होंगे, जहां पर हम लोग कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आज तक कभी ना किसी ने सोचा है, ना कभी तक बनाया है। इसमें कुछ नया ही हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कुछ ऐसे फैसिलिटीज को लेके आ रहे हैं जो कि अलग लेवल पर हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि अगर आप लोग बायो फाउंड्रीज की बात कर रहे हो तो हम लोग यहां पर कुछ 3D कल्चर मॉडल्स की बात कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, ये आपके सामने एक ट्यूमर का सेल दिख रहा है। ये ट्यूमर के सेल में शायद आपको इतना जूम करके दिख नहीं रहा होगा, बट आप अगर डिटेल में देखोगे तो यहां पर बहुत ही छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं मुझे। ये जो छोटे छोटे सेल्स यहां पर मुझे दिख रहे हैं, ये बेसिकली कई बार तो इनको हम लोग लैब में एटम टू एटम कनेक्ट करके बिल्ड करते हैं, और कई बार हम लोग सिंपल क्या करते हैं भाई साहब पता है? कंप्यूटर मॉडल, 3D मॉडल डेवलप कर लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर ही, और उसके ग्रोथ के ऊपर हम लोग काम करते हैं। जैसे कि सिविल इंजीनियर क्या करते हैं, देखा होगा आपने कि वो किसी भी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, ब्रिज बिल्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए वो लोग एक रफली एक सॉफ्टवेयर में सारे डिजाइन को बिल्ड करते हैं, उस पर प्रेशर डाल के देखते हैं, उस पर वेट डाल के देखते हैं कितना वेट ये झेल सकता है। वो सारी चीजें आज के टाइम पर सॉफ्टवेयर्स में पॉसिबल हैं, एक्चुअल बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग जैसे टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमुलेशन है बेसिकली, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरॉइड्स बोलते हैं। तो स्फेरॉइड्स पर भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको भी डील कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है ऑर्गेनॉइड्स। ये ऑर्गेनॉइड्स भी काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं इस बार। क्यों न्यूज में रहे भाई ऑर्गेनॉइड्स? इसलिए रहे क्योंकि दीज आर द एक्चुअल ब्रेन टिश्यूज। जो न्यूरॉन्स के हमारे ब्रेन में काम होता है, वो न्यूरॉन्स एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है, और इससे काफी सारा मेमोरी स्टोर भी करता है वो। तो इसी के बेसिस पर ऑर्गेनॉइड्स को भी हम लोग ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कोई भी LLM चला रहे होगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, वो आपके लिए आज के टाइम पर डीप सीक भी हो सकता है, वो आपके लिए चैट जीपीटी भी हो सकता है, वो आपके लिए गूगल बेस्ड भी हो सकता है, मतलब सब कुछ हो सकता है। आप कुछ भी चला सकते हो, जेमिनी चला सकते हो। लेकिन जब भी हम लोग ऑर्गेनॉइड्स की बात करते हैं तो इसमें या फिर जो हमारे LLMs बेसिकली यूज हो रहे हैं, उन दोनों में अंतर क्या है? उनमें अंतर यह है कि जो भी हमारा चिप बेस्ड है, जैसे कि चैट जीपीटी या फिर डीप सीक, ये लोग बेसिकली एक ना चिप का सहारा ले रहे हैं। जैसे कि आप लोग आज के एप्पल के लैपटॉप में M1 चिप देखते हैं, M2 चिप देखते हैं, दीज आर लाइक मदरबोर्ड्स, है ना।
उसमें ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ड्राइव करते हैं जो कि उनको इस बारे में एलिजिबल बनाता है कि वो इंसानों जैसा सोच सकें, बिहेव कर सकें। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। वही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को अगर हम लोगों ने किसी मशीन या चिप या फिर किसी ऐसे सोर्स पर नहीं डाला जो कि मतलब उसमें कैपेसिटर, रेसिस्टर ये सब नहीं लगा है, हमारे एक्चुअल ब्रेन सेल्स हैं और इनके अंदर भी हमने ऐसे हजारों इलेक्ट्रोड्स को ऐसे लगा के इनको ट्रेन करने की कोशिश की और इनसे भी हम लोग कुछ आउटपुट ले रहे थे, तो वी फाउंड कि ये भी बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। दिस इज नॉट अ फुली डेवलप्ड ब्रेन बट डेफिनेटली दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्रेन टिश्यूज। तो उसके बेसिस पर ये जो लंप्स क्रिएट हो रहे हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनॉइड्स बोलते हैं। और ऐसा रिजल्ट आया है कि जितना मेहनत हम लोग इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल के चिप को ट्रेन करने में कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इजी है ऐसे ऑर्गेनाइड्स को ट्रेन करना। तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा ब्रेन ऑलरेडी एक कंप्यूटर सिस्टम से अटैच हो सकता है या फिर हमारे लिए एक आर्टिफिशियल ब्रेन डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। तीसरा जो है यहां पर वो है बायो प्रिंटिंग। बायो प्रिंटिंग मतलब कि आप कोई भी हार्ट प्रिंट कर ले रहे हो, मतलब आपके पास क्या है कि 3D प्रिंटिंग वगैरह देखा है आपने, 3D प्रिंटिंग से ही रिलेटेड यहां पर भी आप समझ सकते हो कि इंस्टेड ऑफ फिलिंग इट विथ सम प्लास्टिक या फिर हम उसमें कोई और कंपोनेंट ऐड करके वो 3D स्ट्रक्चर बिल्ड करें, उसके जगह पर हम लोग ह्यूमन टिश्यूज फिल कर देंगे और ह्यूमन टिश्यू को वो जैसे मान लो हार्ट का टिश्यू हमने फिल कर दिया तो इट विल प्रिंट हार्ट और हम लोग हार्ट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बहुत ईजिली। इसमें हम लोग स्टेम सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गन ऑन चिप, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था पिछले फिगर में ही कि एक चूहे को, और चूहा सबसे ज्यादा मारा जाता है भाई साहब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में, तो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स ना करते हुए हम लोग ऑर्गन ऑन चिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर कुछ ऐसे डिवाइसेस होंगे जो भी मेडिसिन का जांच पड़ताल इन चूहों पर होता है और इनकी जान चली जाती है बड़े नंबर्स में। अब हम वैसा सेम टू सेम रिजल्ट कहां पर पा सकते हैं, ऐसे ऑर्गन ऑन चिप्स पर पा सकते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि 2032 तक आते आते ये 1.4 बिलियन डॉलर का मार्केट बनने वाला है। तो दीज ऑल आर कंसिडर्ड अंडर बायो फाउंड्रीज। नाउ आई थिंक यू ऑल कैन रिलेट टू इट कि बायो फाउंड्रीज यार क्या चीजें होती हैं, किस बला का नाम है। आई होप दिस इज क्लियर एंड मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। अब यहां पर ना थोड़ा सा हम लोग और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। आई थिंक ये वाला भी अपना मुद्दा क्लियर हो गया होगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बाद हम लोगों को क्या समझना था, बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्रीज के बारे में तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है यार, ये तो आप लोग एकदम ही समझ गए हो। यहां पर हम लोग को अब ये सब पूरा, अब बायो फाउंड्री क्या है, फैसिलिटी जहां बायो मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेट्स ऑटोमेशन इक्विप्ड विद हाई थ्रोपुट, है ना, ये सारी चीजें आप लोग ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। हाई थ्रोपुट क्या होता है, बस ये समझ लो कि हाई थ्रोपुट रिफर्स टू द यूज ऑफ ऑटोमेटेड इक्विपमेंट टू क्विकली टेस्ट एंड नंबर्स ऑफ सैंपल। जैसे कि हम लोग ऑर्गन ऑन चिप्स की बात कर रहे थे, ये बेसिकली वही है। नेक्स्ट हम लोग डीबीटीएल साइकिल के बारे में बात करते हैं। देखो बायो फाउंड्रीज में एक बहुत ही सिंपल सा एक टर्म होता है, मतलब एक सिंपल सा एक फंडा होता है, आपके अपने बुक में वो डायग्राम भी दिया होगा, हाँ ये वाला, बिल्ड टेस्ट डिजाइन एंड लर्न, है ना। बिल्ड करो, डिजाइन करो, टेस्ट करो और फिर उससे कुछ और सीखना है तो सीखो। मतलब इस बेसिस पर आप लोग क्या कर सकते हो, नए डीएनए के डिजाइंस को सिंथेसाइज कर सकते हो, आप लोग इस पर टेस्ट करके देख सकते हो कि भाई कितना काम कर रहा है। ये सारे काम आपके किस में आएंगे, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्रीज के अंदर ही आएंगे। अगला आर्टिकल हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से रिलेटेड है। अब देखो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमारे सारे के सारे जो डीएनए हैं वो आखिरकार मिलते कहां पर हैं। सारे के सारे डीएनए यार देखो हम सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर में मिलते हैं। मतलब कि बहुत ही सिंपल सा है, मान लेते हैं कि ये हमारा सेल है ना, या फिर एक यहां पर देख लेते हैं। देखो हम ऐसा मान लेते हैं कि यार ये हमारा क्या है भाई, ये कोई एक सेल है। इस सेल का यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, कोई तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसी के बिल्कुल सेंटर में हम लोग को क्या दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, है ना, यहां पर न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को अगर हम लोग थोड़ा और जूम इन करते हैं, अच्छा एक चीज बस मैं और बता देता हूं कि दिस कंपोनेंट यहां पर एक लिक्विड जैसा पूरा कंपोनेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अभी हम लोग जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन की बात कर रहे थे वो यही था, साइटोप्लाज्म, है ना। हमेशा साइंस एंड टेक में यार चीजों को रिलेट करना सीखो। अब साइटोप्लाज्म साइटोफाज्म इज समथिंग सिमिलर, है ना। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को जब हम लोग थोड़ा सा और जूम इन करते हैं तो हमारे लिए क्या समझ में आता है यार कि अगर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर में एक ना बहुत ही आड़ा तिरछा ऐसा कुछ हमारे लिए कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटीन। लेकिन जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है, सेल डिवाइड होने का मतलब है एक सेल दो में जब डिवाइड हो रहा होगा, उस सिचुएशन में ये जो क्रोमेटीन्स हैं, ये इनको क्रोमेटीन या क्रोमेटीन फाइबर बोलते हैं हम लोग।
ये क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर लेते हैं। इट इज लाइक कि ये लोग उलझे हुए धागे होते हैं, लेकिन जब इनको पता चलता है कि अरे नहीं बटना है भैया अपने को, तो हर चीज बराबर बराबर बटेगा। जब बराबर बराबर बटेगा तो पहले अपने आप को अरेंज कर लो। तो दे ऑल अरेंज देमसेल्व्स इनटू 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये कब होता है? ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन देखने को मिलता है हम लोग को। सेल डिवीजन के टाइम ही देखने को मिलता है। तो सेल डिवीजन के टाइम पर हम लोग को 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेगा। उनमें से अगर हम मान लो एक क्रोमोसोम पकड़ लेते हैं, है ना, क्रोमोसोम विल बी अरेंज सिस्टमैटिकली समथिंग लाइक इट, समथिंग लाइक दिस। आप यहां पर देख सकते हो। अब यहां पर भी अगर एक कॉइल को, अगर एक धागे को आप थोड़ा सा और स्ट्रेच करके देखते हो, तो व्हाट यू फाउंड इज कि देयर आर सम प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स का नाम हम लोग क्या देते हैं? इन प्रोटीन्स को हम लोग बुलाते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स। और ये हिस्टोन प्रोटीन हम सब में कॉमन होता है। मेरा हिस्टोन प्रोटीन, आपका हिस्टोन प्रोटीन, पड़ोसी का, बाजू वाले का, सबका हिस्टोन प्रोटीन सेम है भाई। अब यहां पर, लेकिन यहां पर हम लोग को नेक्स्ट क्या दिख रहा है? यहां पर हम लोग को नेक्स्ट दिख रहा है कि यार इसी हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट लिपट कर कौन आ रहा है? हमारा डीएनए सेगमेंट बाहर निकल रहा है। इसी धागे को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को धागे को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं अपना, है ना। यही डीएनए है अपना। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो यही है डीएनए। जब हम लोगों ने इसको फर्दर और जूम इन करके देखा तो वी फाउंड कि भाई साहब ये डबल स्ट्रैंडेड है। और इस डबल स्ट्रैंडेड में कई सारे, यहां पर जो लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइंस, दीज आर द नाइट्रोजन बेस पेयर्स। यहां पर ये क्या है? नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं ये। अब ये हमेशा याद रखना, क्योंकि आज के इस टॉपिक में और भी बार इसको मैं डिस्कस करूंगा कि जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं, इनको जब हमने आइडेंटिफाई करा, इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, तो वी फाउंड कि दुनिया जहां के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उठा लो, उनमें तुमको सिर्फ और सिर्फ 4 ही प्रकार के नाइट्रोजन बेस पेयर्स मिलेंगे, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए, टी, सी और जी बुलाते हैं। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। इनके नाम पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी याद भी होना चाहिए। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, इन्हीं 4 कॉम्पोजिशन से मिलकर ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स बनते हैं। अब जैसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, जैसे कि 1 1 0 0 1 0 1 1 1, इसका कोई तो मतलब होगा यार, है ना। हो सकता है बाइनरी लैंग्वेज में इसका मतलब लिखा हो ओके, है ना। इसका मतलब क्या? ओके। आई डू नॉट नो, मैंने तो बस रैंडमली लिखा है। सपोज करो एग्जाम्पल कि इसका क्या है? ओके। तो सिमिलरली अब यहां तो अगर वेरिएबल्स की बात करें तो यहां तो या तो 0 लिखा है या तो 1 लिखा है, तो इसका तो बाइनरी लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं हम लोग। यहां पर इन्हीं के फर्दर अरेंजमेंट से हम लोग को ऐसे पता नहीं कितने सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। ह्यूमन के अंदर में अगर हम लोग इन नाइट्रोजन बेस पेयर्स को काउंट करें, हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, हम लोग पहले एक क्रोमोसोम्स को पूरा खोल के धागे के बना दें, फिर इसके बाद दूसरा क्रोमोसोम पकड़ के इसको भी धागे में बना दें, फिर इसके बाद हम लोग तीसरा क्रोमोसोम पकड़ के उसको भी धागा में बना दें, सबको एक साथ जोड़ के एकदम एक समूचा लाइन बनाएंगे, तो लगभग पहले तो ये 2 मीटर लंबी एक सेल के अंदर, यस एक न्यूक्लियस के अंदर आपको 2 मीटर लंबी ये पूरी चेन मिलेगी, जिसको हम लोग डीएनए बोल रहे हैं। और इस पूरे सीक्वेंस को, इस पूरे लंबे 2 मीटर के पूरे इस सीक्वेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं हम लोग जीनोम। याद रखना, जीनोम। जीनोम क्या है? दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। ये हमेशा याद रखना यार, ये जीनोम क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को हम लोग जीनोम बोलते हैं, ये पूरा। अब इसमें कितना नाइट्रोजन बेस पेयर होगा इस जीनोम में? ह्यूमंस के अंदर में अगर बात करो तो आपको 3.3 बिलियन बेस पेयर्स मिल जाते हैं। कौन से बेस पेयर्स यार? नाइट्रोजन बेस पेयर्स की बात हो रही है, तो ये भी मिल जाते हैं आपको। मतलब 3.3 बिलियन, इस 2 मीटर में 3.3 मिलियन बेस पेयर्स होंगे आपके। ये भी बात आपको समझ में आ गई। नाउ ए क्वेश्चन अराइज कि सर व्हाट इज जीन? जीन क्या होता है? फिर हम लोग ये बोलते हैं कि यार देखो, तुम्हारा जो अभी तुमने ये जो पूरा अपना डीएनए का सीक्वेंस देखा है, इस डीएनए के सीक्वेंस में नॉट एवरी कोना इज इंपॉर्टेंट, या फिर हर एक नाइट्रोजन बेस पेयर का कॉम्बिनेशन कोई एक इंफॉर्मेशन लेके आए जरूरी नहीं है ना। तो देयर आर सम फंक्शनल पार्ट ऑफ इट। जैसे कि मान लो हम बोलते हैं कि यार यहां से लेकर यहां तक का जो जेनेटिक मेकअप है, ये वाला जो जीन है, इतना पर्टिकुलर पोर्शन, ये आपके आई के कलर को सिग्निफाई करता है। अब इसी में कोई एक बेस पेयर चेंज हो जाता है तो किसी की आंखें नीले रंग की हो जाती है, कोई दूसरा बेस पेयर चेंज हो जाता है तो किसी की आंखें भूरे रंग की हो जाती हैं, इसी में कोई एक बेस पेयर चेंज हो जाता है तो किसी की आंखें काले रंग की हो जाती हैं। तो काला, भूरा, नीला जो भी आंखों का कलर है वो लेकिन यही सेट ऑफ जीन डिसाइड करता है, सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स के अरेंजमेंट डिसाइड करते हैं। दिस फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए इज नोन एज व्हाट? जीन। यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए
इस डीएनए के पूरे धागे का क्या है, ये फंक्शनल पार्ट है, ये क्या कोई फंक्शन कर रहा है भैया, ये आंखों का कलर बता रहा है। सिमिलरली तुम्हारे हाइट का, तुम्हारा हार्ट कैसे फंक्शन करेगा, तुम्हारे अंदर डायबिटिक पेशेंट हो कि नहीं हो, तुम कॉफी को खाने के बाद सो जाते हो या फिर जगोगे ज़्यादा लंबे टाइम तक, है मतलब कॉफ़ी कैफीन को भी डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म हमारे शरीर में होते हैं, तो वो सब चीज़ आपका जीन डिसाइड करता है। तो इसीलिए जीन आर द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। आई होप कि ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नाउ कम टू द टॉपिक, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या है। हम लोगों को अभी अभी देखा है कि जो डीएनए है, डीएनए वो कहाँ मिल रहा है बेटा, सेल के न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों को क्या मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है, हमारा डीएनए, और डीएनए ही हमारा पूरा लेखा जोखा हमारे लाइफ का पूरा वही बताता है। अब यहां पर ये कौन से बवाल आ गए हमारे लिए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहां से आ गया। तो हमने पढ़ा भी क्या, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा। एक तो क्रोमोसोमल डीएनए होंगे, लेकिन एक हो सकते हैं क्या, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहां से आ सकते हैं, अरे भैया क्रोमोसोम के बाहर बहुत बार डीएनए होगा। तो देखो इसमें आप लोग को एक चीज का बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि देखो देयर इज अ सिस्टम जहां के अंदर हम लोग ना, हमारे शरीर में बहुत सारा प्रोटीन डेवलप होता है, बहुत सारा प्रोटीन डेवलप होता है हमारे सेल के अंदर ही, न्यूक्लियस के अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन छिपे हैं। तो ये बाहर आता है और बाहर आके यहां पर कुछ एक राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स। अभी के लिए बस इतना समझो कि यहां से एक सेट ऑफ डीएनए आता है, एक छोटा सा टुकड़ा डीएनए का आता है, और वो राइबोसोम के पास आके बोलता है कि भैया मैं रेसिपी लेके आया हूं, तुम इसके बेसिस पर ना एक नया प्रोटीन बना दो। प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, आपके शरीर में प्रोटीन का बहुत जरूरत है। ये प्रोटीन विटामिन ये सब की बात नहीं, प्रोटीन जैसे मान लो कि कोई बीमार हुए, मच्छर काट लिया, तो तुरंत के तुरंत एक प्रोटीन रिलीज होगा आपके बॉडी से, जिसको हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स हैं, दिस विल मेक प्रोटीन। ठीक है भाई, कई बार ऐसा जो डीएनए का सेट बाहर आता है वो राइबोसोम को नहीं ढूंढ पाता है, वो ऐसे इधर उधर बिखरा कहीं पड़ा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप मान लो कोई बैक्टीरिया को देख रहे हो, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया कोई ले लो, ई कोलाई बैक्टीरिया के तौर पर आप देखोगे अंदर ही इसके कुछ तो क्रोमोसोमल डीएनए होगा। इसके अलावा भी आपको ये पता चलेगा कि यार देखो ये तो आपका क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए है ना, क्रोमोसोमल डीएनए है, लेकिन इसके साथ साथ भाई साहब इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी है जो कि सर्कुलर नेचर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो देखो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कई सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्लाज्मिड के फॉर्म में हो सकते हैं, हमारे अंदर यार देखो कहीं पर भी, और भी आप देखोगे ना, देखो और भी डीएनए होते हैं। आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के नाम सुना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, एम्प्टी डीएनए बोलते हैं उसको हम लोग। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे, और जैसे प्लांट्स के अंदर में आपको एक और चीज दिखती है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स के अंदर भी आपको क्या दिखता है, प्लास्टिड का डीएनए दिखता है, इसका अपना खुद का डीएनए है। तो ऐसे ना बहुत सारे क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा भी बहुत सारे डीएनए हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं। इन सब का भी काम बहुत ही छोटा मोटा होता है, लेकिन हमारा लाइफ का सबसे मेजर इवेंट कौन डिसाइड करता है, क्रोमोसोमल डीएनए। ये सब तो ऐसे ही छुटके मुटके होते हैं, और कुछ तो गलती से टूट टाट के कहीं इधर उधर बह रहे हैं, तो वो भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में ऐड हो गए। अब यहां पर इस मुद्दे का, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए तो हमने समझ लिया, लेकिन अब इसका एक्चुअल में यूसेज कहां पर है। इसका यूसेज यहां पर मिलता है कि हम लोगों ने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया, और यहां पर यह पाया कि जहां पर भी इनका ट्यूमर बनता है ना, ट्यूमर समझते हो, जहां पर भी इनका टिश्यू या सेल थोड़ा जम जाता है और वो धीरे धीरे वो जमा हुआ सेल ग्रो करने लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। तो आपके शरीर में अगर कहीं पर भी आप कहीं गांठ बंधा हुआ देख रहे हो, इट मे लीड टू द ट्यूमर, और ट्यूमर कभी फ्यूचर में जाके कैंसर सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि यार कहीं पर भी गांठ वांठ रहे अगर शरीर में, तो उसको तुरंत ही हटवा देना चाहिए, क्योंकि इट मे बी कैंसरस इन नेचर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि 10,000 जीनोम्स प्रोजेक्ट जब चलाया गया, यहां पर 10,000 जीनोम के बारे में आज हम लोग अपने ही इसी लेक्चर में बात करेंगे। ये कुछ कैंसर पेशेंट्स को भी इन्होंने एनालाइज किया, और उन्होंने पाया कि देखो टोटल जो भी हमारे 39 टाइप्स के ट्यूमर के टाइप्स अलग अलग मिले हैं, उन सभी जगहों पर हम लोग को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ज्यादा मिले हैं, है ना। यहां पर ऐसा बोल रहे हैं कि उन सभी पेशेंट्स के अंदर जिनको ये ट्यूमर की शिकायत है ना, उन सभी जगहों पर जहां पर इनका ट्यूमर का लंप बना हुआ है, उस ट्यूमर के लंप में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इनको देखने को मिलते हैं। अब ये गुत्थी समझ में नहीं आई यार कि एक्चुअल में यहां पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आए कहां से फिर। तो हम लोग को की फाइंडिंग्स क्या है उसके बारे में समझते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बेसिकली 17% ऑफ ट्यूमर सैंपल्स में पाए गए, जैसे कि लिपोसार्कोमास की बात कर लो, ब्रेन ट्यूमर्स की बात लो, ब्रेस्ट कैंसर्स की बात करो, इन सब जगहों पर। तो अब ये कहां से आ रहे हैं, देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग कीमोथेरेपी कराते हैं
या फिर कोई भी जब हम लोग ऐसा ट्रीटमेंट कराते हैं अपने कैंसरस सेल्स को या ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, तो उन जगहों पर कई बार हम लोग को ऐसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बनते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा जैकपॉट इफेक्ट। इसको जरा एक बार ध्यान से समझना आप लोग। जैकपॉट इफेक्ट का क्या मतलब है? देखो, यूजुअली जब भी हम लोग ऐसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात करते हैं तो ये चाहते हैं कि ट्यूमर सेल्स जो हैं ये और ज्यादा पनपे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ट्यूमर सेल्स में आसपास ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या करना चाहते हैं ना कि इन फ्यूचर जब भी सेल, मान लो कोई फादर है, कोई मदर है जो कि अपने बच्चे को प्रोड्यूस करना चाहता है, तो ये हर बार अपने शरीर में भी सेल को डिवाइड करते हुए या फिर फ्यूचर जनरेशंस में भी वो ऐसा ट्रांसफर करना चाहते हैं जिसमें कि वो ट्यूमर के कॉजेस बने रहें या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो बने रहें। तो जो भी इनके फेवरेबल सेल्स होते हैं ना, उनके ये फर्दर ग्रोथ को अपने एडवांटेजियस पोजीशन पर रख देते हैं कि भाई साहब तुमको तो रहना ही चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? मल्टीपल लाइफ साइकिल की बात हो रही है यहां पर। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था ना, वो था कि देखो जो जेनेटिक रीग्रोथ है या फिर जो हमारे लिए ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये बहुत ही रैंडम होता है यार, इसमें कोई पैटर्न नहीं पाया जा सकता है। ट्रेडिशनल व्यूज यही बोलता था। लेकिन अब इस जैकपॉट इफेक्ट की वजह से जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अब ये बायसनेस दिखा रहा है, इसके चलते हम लोग तो ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तक क्या था, द इनहेरिटेंस वॉज इंटायरली रैंडम। लेकिन अब डीएनए स्ट्रैंड्स के आने के साथ साथ यार ये तो अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब ये किसी चीज को एडवांटेजियस जेनेटिक कॉम्बिनेशन में बना के रख रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जैकपॉट इफेक्ट बोल रहे हैं। फिर की फाइंडिंग्स क्या थे यार? एक तो आता है ट्रांसक्रिप्शन का रोल। अब यहां पर इस बात को समझना, एक चीज और यहां पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज ये आई कि देखो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना, ये बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का एक प्रोसीजर भी फाइंड आउट हो रहा है। मतलब कि इस टाइम पर भी इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से भी कई बार एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बन रहे हैं। यहां पर इस बात का जरा ध्यान देना आप लोग। ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में होता क्या है? नॉर्मली जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होते हैं, ये डीएनए राइबोसोम के पास जब प्रोटीन के फॉर्म में जाते हैं तो यार ये अपना पूरा एक डीएनए काट के नहीं भेज देते, इसका एक कॉपी भेजते हैं। इसकी कॉपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एमआरएनए। ये सब न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस को, जहां पर डीएनए को हम लोग एमआरएनए मतलब कि मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर एमआरएनए जो है वो कहां जाता है भाई साहब? एमआरएनए सारी इंफॉर्मेशन लेके कॉपी करके डीएनए से ये जाता है राइबोसोम के पास टू मेक प्रोटीन। जब भी ये प्रोसेस होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉमनली कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा ऑफ द सेल। तो ये जो पूरा आप देख रहे हो, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ये उसी की बात कर रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन का रोल क्या है। द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस डीएनए टू आरएनए एड्स इन द कोऑर्डिनेटेड सेग्रीगेशन ऑफ डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यहां पर फिर न्यूज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी समझ सकते हो आप कि जैसे देखो ड्रग है BBI 2779 जो कि अभी तक का CHK1 प्रोटीन को ब्लॉक कर देता था, अब ये क्या करेगा? सिलेक्टिवली टारगेट करेगा और कैंसर सेल्स को मार सकता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के साथ। क्यों भाई? क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का एक हम लोग को प्रॉपर्टी दिख गया कि भाई साहब ये ना किसी एक सेल को एडवांटेजियस पोजीशन पर रख सकता है और किसी को नहीं रख सकता है, तो हम इसको अब फर्दर ट्रेन कर सकते हैं। तो अब जो ये ट्यूमर सेल्स के साथ में ग्रो करने की कोशिश कर रहा था, अब हम इसको इसी ट्यूमर सेल को मारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मतलब वही समझ लो कि अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज वाला फंडा है यहाँ पर। तो पोटेंशियल फॉर न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन, अब तो हमारे पास एक और नया ऑप्शन ट्रीटमेंट के लिए मिल गया कि हम लोग अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का इस्तेमाल करके ऐसे बहुत सारे कैंसर्स को ट्रीट कर सकते हैं। लंग कैंसर है या फिर यहाँ पर ग्लियोब्लास्टोमा है, ओवेरियन कैंसर है, लंग कैंसर है, ऐसे इन सभी चीज़ों को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था आपका अबाउट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये सारे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिए कि कहाँ से ये सब आते हैं। अच्छा, डीएनए के बारे में ये सब लिखा हुआ है कि देखो कई सारे होते हैं। एक ऑटोसोमल डीएनए होता है ना, जिसको न्यूक्लियर डीएनए जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वो यही है, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स वाला। फिर क्रोमोसोमल डीएनए है, ये एक सिंगल लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया कि ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट कर आता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जैसे भी हम लोगों ने बोला कि देयर आर सर्टेन ऑर्गेनेलास जहां पर ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू। व्हाट इज दिस? 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू। अब आपको शायद ऑर्गेनॉइड्स की याद आ रही होगी, है ना, कि ब्रेन टिश्यू को जो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करने की बार बार बात कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यूज आर नथिंग बट द फंक्शनल ब्रेन टिश्यूज। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि साइंटिस्ट ने रिसेंटली विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू बना लिया है जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन के फंक्शंस को
बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसका जो भी डेवलपमेंट है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो इसलिए बहुत ही ज्यादा ब्रेक थ्रू मान रहे हैं, क्योंकि देखो जितने भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब कि आपका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर जाता है, उन सभी सिचुएशंस में आपके ब्रेन की फंक्शंस को वापस से एक्टिव करने के लिए ये रिसर्च काफी हद तक काम आ सकती है। जैसे कि पार्किंसंस डिसीज है, अल्जाइमर्स डिसीज है, इन सभी सिचुएशंस में हम इसको बहुत ही वाइडली यूज कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग और 3D बायो प्रिंटिंग में क्या अंतर है यार? देखो वही सेम चीजें जो अभी हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे। 3D बायो प्रिंटिंग का फिगर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। 3D प्रिंटिंग तो यार क्या है? एक आपका एडिटिव टेक्नोलॉजी है। क्या है भाई? एडिटिव टेक्नोलॉजी। एडिटिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, लेयर बाय लेयर। मान लो आपको एक सिलेंडर बनाना है, तो एक पतली सर्कल की लेयर बनाएगा, उसके ऊपर एक और लेयर बनाएगा, उसके ऊपर एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, ऐसे करते 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 वो क्या करेगा, एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ये तो लेयर बाय लेयर ऐड होते जा रहे हैं इस पे। दिस इज व्हाट नोन एज एडिटिव टेक्नोलॉजी, जो कि हम लोग 3D प्रिंटिंग को बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग 3D ऑब्जेक्ट्स को बना रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या करता है, प्लास्टिक का कंपोनेंट या जो भी कार्बन का कंपोनेंट वो सबसे प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम लोग 3D बायो प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो 3D बायो प्रिंटिंग के बेसिकली वहां पर जो आप बेसिक रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके टिश्यूज हो सकते हैं, है ना। जैसे यहां पर ब्रेन का इस्तेमाल किया है तो ब्रेन टिश्यू होगा, या फिर ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन के सेल्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर देखो एक स्ट्रैटेजी भी है इससे रिलेटेड, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। यहां पर इसके बारे में भी देख सकते हो, मीटी के अंतर्गत इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है 3D प्रिंटिंग के लिए। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्ड किया गया बेंगलुरु में, है ना। पेडेस्ट्रियंस ब्रिज यहां पर प्रिंट किए गए, मेडिकल और डेंटल जगह पर भी आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें यहां पर 3D प्रिंटिंग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 3D बायो प्रिंटिंग क्या चीज है यार? यहां पर देखो, जहां पर हम लोग लेयर्स कहां पे बिल्ड करते हैं, सेल्स के थ्रू। यहां पर जो कंपोनेंट है वो क्या है, हमारे लिए लिविंग स्ट्रक्चर है। सिमिलरली ये भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोटेंशियल होल्ड कर रहा है, जहां पर हम लोग अपने नेचुरल हार्ट को प्रिंट कर सकते हैं, ब्रेन को प्रिंट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब यहां पर आप देख सकते हो 2022 में यही नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आई थी मीटी के अंतर्गत। ये बेसिकली एक रोड मैप बना रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग ऐसे 3D प्रिंटिंग या फिर 3D बायो प्रिंटिंग के बारे में बात करते हैं। यहां पर कुछ फंडिंग वंडिंग की भी बात हो रही है कि यार देखो, जो भी 3D प्रिंटिंग स्टार्टअप्स हैं, ऐसे 100 इनोवेटिव आइडियाज यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ स्किल्ड वर्कफोर्स भी क्रिएट करेंगे 2024 तक, और कुछ 50 इंडिया सेंट्रिक टेक्नोलॉजीज भी लेके आएंगे 2025 तक। तो ये कुछ इसमें बातचीत की गई थी। नेक्स्ट हमारा आता है बायोसिमिलर्स। देखो ये एक टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या समझ रहे हैं, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स। यहां पर आपको दो टॉपिक साथ साथ में देखने को मिल रहे हैं। अब इनका मतलब क्या है वो एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो आपके सामने ये दो टर्म्स लिख रहे हैं, कौन कौन से, एक तो है बायोसिमिलर्स और एक है आपका बायोलॉजिक्स। इन दोनों में जरा एक बार बेसिक डिफरेंस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर बायोलॉजिक्स? सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी तो पढ़ते हैं यार, लेकिन बायोलॉजिक्स क्या है वो नहीं समझ में आया। देखो कई बार, अच्छा आप लोगों ने जेनेरिक मेडिसिन का नाम सुना है क्या? जेनेरिक मेडिसिन बहुत ही सिंपल टर्म्स में है। मान लो कि आपको एक ना पैरासीटामोल बनाना है। क्या है भाई? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जिसको हम लोग पीसीएम भी बोलते हैं आजकल, है ना, पीसीएम। पैरासीटामोल टेबलेट के कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, आप उसमें डेफिनेटली देखते ही हो। इंग्रेडिएंट्स में कुछ कुछ चीजें होंगी कि भाई इतना मिलीग्राम, इतना ग्राम, ये सब एडेड करके सब हम बना लेंगे। तो अब जब सारी रेसिपी उसके रैपर पर लिखा ही है, तो हम लोग क्या करें, उसमें अगर सिर्फ कंपोनेंट ही ऐड करना है, हालांकि इतना इजी भी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस भी होते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट पता चल जाए, प्रोसेस पता चल जाए, तो हम लोग सेम टू सेम मेडिसिन बना सकते हैं। यार वो केमिकल जो इस्तेमाल कर रहा है, वो केमिकल तो मार्केट में वैसे ही मिलते हैं यार, तो हम लोग लेके आ जाएंगे मार्केट से और हम भी पैरासीटामोल का टैबलेट बना लेंगे। दिस इज वेरी वेरी जनरल इन नेचर। ऐसे मेडिसिन, मान लो कि कोई एक बड़ी कंपनी है, अब ये पैरासीटामोल तो यार देखो नुक्कड़ नुक्कड़ की दुकानों पर सबको पता है, हर मेडिकल स्टोर पर बड़े कॉमनली तरीके से मिलता है। बट मान लो कोई बहुत ही महंगी मेडिसिन है, उस महंगी मेडिसिन में एक ऐसी खूबी है जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ डिसीज के लिए ट्रीटमेंट लेके आती है। अब इसके लिए किसी एक बड़ी कंपनी ने पिछले 10-15 साल का रिसर्च किया है। अब उस रिसर्च के बेसिस पर उसने पाया कि हाँ, अब उसने पूरा ट्रायल, इंसानों के ऊपर ट्रायल किया, जानवरों के ऊपर ट्रायल किया, सक्सेस हो गया, उसको प्रॉपर अप्रूवल मिला उसको प्रोड्यूस करने का कॉमर्शियली, और अब वो उसके बेसिस पर पेटेंट ले लेता है। क्या ले लेता है भाई? पेटेंट ले लेता है। अब जब एक बार पेटेंट मिल गया, तो यहां पर इंडिया के अंदर में ऐसा होगा कि आपके लिए 10 साल तक अब आप उसको आराम से सिर्फ और सिर्फ सोलली प्रोड्यूस कर सकते हो, सोलली मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है। ये जैसे ही 10 साल पूरे हो रहे होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये भी चालाक है भाई साहब, इन्होंने बोला यार 10 साल हमने रिसर्च किया था, बहुत पैसे लगाए थे,
तो हम 10वें साल में जब इनका पेटेंट एक्सपायर होने वाला होता है उसी टाइम पर ये लोग क्या कर लेते हैं, एक तुच्चा सा, एक बहुत ही छोटू सा कंपोनेंट इसका चेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि वल्ला वल्ला हमने बढ़िया फिर से एक नया मेडिसिन बनाया भैया, अब ये देखो फिर से हम इसका पेटेंट ले लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ईवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। ईवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, ये जो ईवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट है ना, यही नहीं करना यार, ये अलाउड नहीं है ना, ये अलाउड ही नहीं है। एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट इंडिया के अंदर में पेटेंट एक्ट के अंदर में नहीं अलाउड है, नहीं कर सकता कोई कंपनी। और एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट वैसे ही एक ना मतलब झूठा वादा है कि हमने बहुत बड़ा चेंज कर दिया लेकिन कुछ होता नहीं है। अब इन्हीं सब चीजों के लिए इंडिया ने एक जुगाड़ और ढूंढा। इन्होंने क्या बोला कि देखो एक कंडीशन और बनती है। वो कंडीशन क्या है कि अगर मान लो कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, उस इमरजेंसी सिचुएशन में हर एक गरीब इंसान इस महंगी मेडिसिन को नहीं खरीद सकता है, भले तुम्हारा कितना ही रिसर्च क्यों ना इसमें इन्वॉल्व हुआ हो, कितने पैसे तुम्हारे लगे हों, लेकिन आई एम ऑथोराइज्ड टू गिव ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस मेडिसिन टू अ थर्ड कंपनी। वो थर्ड कंपनी क्या होगा, इसी दवा का जो 10 साल में रिसर्च करके बना है उसका वो जेनेरिक फॉर्म बना देगा, जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूस कर देगा। जेनेरिक मेडिसिन है ना, जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूस कर देगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये ऐसा करना अलाउड है, मतलब इंडिया ऐसा कर सकता है, सरकार ऐसा कर सकता है। उसके एक्ट में मेंशन है कि इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में जहां पर लोगों की बहुत जरूरत है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बड़ी कंपनीज का कोई भी रेसिपी निकाल के किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी को देके जेनेरिक मेडिसिन भी बनवा सकते हैं। दिस इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इन कंपनीज को थोड़ा नाराजगी होती है, नुकसान भी होता है, इसका अपोज भी ये लोग करते हैं, बट डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, दीज ऑल आर रिलेटेड विथ व्हाट, अ सिंपल मेडिसिन लाइक पैरासिटामोल, जो टैबलेट हम लोग खाते हैं, कैप्सूल हम लोग खाते हैं। बट व्हाट आर बायोसिमिलर्स? बायोसिमिलर्स आर समथिंग सिमिलर टू जेनेरिक मेडिसिन, बस यहां पर जो दवाइयां हैं वो दवाइयां ये केमिकल इंग्रेडिएंट्स की ना बनके एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट या फिर लिविंग कंपोनेंट की बनी हुई है। जैसे कि हम लोगों ने अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला इंसुलिन की बात किया था, कैसे ई कोलाई हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली ऐसे सभी मेडिसिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे यार ये सारे के सारे जो हैं हमारे लिए क्या हैं, बायोसिमिलर्स हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है ना, बायोसिमिलर्स क्या हैं, कैसे हैं, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। तो यहां पर आप देख सकते हो, देखो ईवर ग्रीनिंग यहां पर लिखा हुआ है आपके लिए कि यहां पर ईवर ग्रीनिंग नहीं चलेगी। नेक्स्ट, रेगुलेटरी सेफगार्ड्स यहां पर लिए जाएंगे। यहां पर कई बार ऐसा देखा गया है कि देखो जब भी हम लोग किसी बायोफार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं तो ये किसी ह्यूमन के लिविंग सेल को, एनिमल के लिविंग सेल को, यीस्ट, बैक्टीरिया या इन सभी का इस्तेमाल करके कोई भी दवा जब भी बनाते हैं तो वो कन्वेंशनल केमिकल बेस्ड ड्रग से बहुत अलग हो जाता है। और इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, अब इनको फार्मास्यूटिकल्स नहीं बोलते, इनको बायोफार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। और जब भी बायोफार्मास्यूटिकल्स की कॉपी बनेगी तो हम उनको क्या बुलाएंगे, बायोसिमिलर्स बुलाएंगे। ये बात भी क्लियर हो गई भाई आपके मन में, बायोसिमिलर्स अपना फंडा क्लियर हो गया। अब यहां पर बायोलॉजिक्स की बात करते हैं। बायोलॉजिक्स क्या है, यहां पर देखिएगा, बायोसिमिलर्स तो हम लोगों ने समझ लिया भाई साहब, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, दैट इज वाई दे आर व्हाट दे आर नोन एज फॉलो ऑन बायोलॉजिक्स। मतलब कि ये बायोलॉजिक्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये बायोलॉजिक्स क्या हो गया, अरे वही तो मेन मेडिसिन जो बना है, उस मेन मेडिसिन जिसकी कॉपी नहीं हो रही, जो मेन मेडिसिन इतने रिसर्च के बाद बनाया गया होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजिक्स बोलेंगे। तो बायोलॉजिक्स आर द ड्रग, एक्चुअली बायोलॉजिक्स क्या है, बायोलॉजिक्स आर द ड्रग, मेन ड्रग कंपोनेंट है जिसको कि हम लोग लिविंग सेल्स का इस्तेमाल करके अभी अभी तो बनाए हैं, बहुत रिसर्च किया है हमने, ट्रायल्स किए हैं। जैसे वहां पर मेन मेडिसिन बना रहा था, उसी तरीके से यहां पर मेन मेडिसिन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, बायोलॉजिक्स बोल रहे हैं। और जब इसी की कॉपी हम लोग वहां पर कर रहे थे, मेडिसिन की कर रहे थे, तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, जेनेरिक मेडिसिन। जब भी बायोलॉजिक्स की कॉपी होगी तो वो क्या कहलाएगा, बायोसिमिलर कहलाएगा। तो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर में बस इतनी ही डिफरेंसेस है। मतलब बायोलॉजिक्स जो है वो एक ग्रेटर टर्म है, एक ड्रग है, और जब उसकी कॉपी बना लेते हैं तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं, यहां पर बायोसिमिलर्स। सेम केस जैसे मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन है, तो यहां पर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो यहां पर कुछ ऐसे केसेस वगैरह आए थे, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन सी दवा किसने किसने कॉपी कर ली। अब यहां पर एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट की बात हम लोगों ने पहले ही कर ली कि यार देखो हमारे पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 3D में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी छोटा मोटा फॉर्म में चेंज वेंज हुआ ना तो हम उसको एकदम गलत साबित करेंगे, है ना, और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इस एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट को लेते हुए, इस एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट को लेते हुए यहां पर हम लोग कुछ और भी चीजों को देख सकते हैं। जैसे कि यहां पर ये देखना आप,
कहाँ के भाई, हाँ, नेशनल बायोफार्मा मिशन देख लेना आप एक बार, कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। ये बेसिकली बिराक के द्वारा, बिराक क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है ये, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 250 मिलियन की फंडिंग दी गई है। लेकिन ये याद रखना कि जो नेशनल बायोफार्मा मिशन है भाई साहब, इसकी पूरी की पूरी फंडिंग किसने दी है, वर्ल्ड बैंक ने दी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये कुछ 300 एमएसएमईज और 150 ऑर्गेनाइजेशंस को ये असिस्ट करेंगे जो कि बायोफार्मा में डील कर रहे हैं। इंडिया के पेटेंट लेजिस्लेशन में हमने ईवर ग्रीनिंग की बात कर ली यार, ईवर ग्रीनिंग है ना, रिजेक्ट कर देंगे भाई हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग सिमिलर बायोलॉजिक्स की बात करें तो देखो यहां पर ना एक होता है CDSCO। CDSCO मतलब क्या है, यहां पर जो भी आप लोग ड्रग मैन्युफैक्चर करते हो तो इसको CDSCO क्या लिखते हैं हम लोग, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये CDSCO है। CDSCO का बेसिक काम ही ये है कि दवाइयों को वो प्रॉपर मुहर लगा के देता है, भैया अब इसका कॉमर्शियल तुम लोग आराम से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। तो ऐसा ही CDSCO और इसके साथ में DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अब ये दोनों मिलके यहां पर स्ट्रीमलाइन करते हैं कि बायोसिमिलर्स को इंडिया में किस हिसाब से इंट्रोड्यूस कराना है, मतलब ये लोग परमिशन देते हैं। तो CDSCO तो नॉर्मली ड्रग्स का करता ही है, लेकिन जब बायोसिमिलर्स की बात आती है तो उसमें DBT ऐड हो जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऐड हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसमें लिविंग सेल्स इंट्रोड्यूस है तो यार वो बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, बायोसिमिलर्स और मतलब जेनेरिक्स की बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही ली है। यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे इसमें बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बस केमिकल सिंथेसिस होता है, उसको बनाना आसान होता है भाई साहब, बायोसिमिलर्स को बनाना बहुत कठिन होगा। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीजें देखो, वहां पर क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स हैं, सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, बनाना बहुत इजी है। यहाँ पर भाई साहब उसको बार बार जरूरी भी नहीं है कि हम लोग जिस लिविंग सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बार बार सेम आउटपुट दे हमें, तो इसका भी बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है इसमें, है ना। उसके लिए ऑलरेडी मार्केट भाई साहब बिल्ड है, लेकिन यहाँ के लिए आपको नई नई मार्केट बनानी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा उसके बारे में अलग से। फिर हमारा आता है RNA एडिटिंग। देखो RNA एडिटिंग जब भी आप लोग समझ रहे हो तो आपको वापस से वो सेंट्रल डॉगमा की फिलॉसफी या सेंट्रल डॉगमा की वो थ्योरी समझना बड़ा ही जरूरी है। सेंट्रल डॉगमा की जो थ्योरी है अपने लिए वो क्या कहती है यार, ये बोल रही है कि देखो RNA एडिटिंग की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी तक हमारे लिए जो भी जीन एडिटिंग की बात होती थी वो कैसे होती थी, जीन एडिटिंग कैसे करते थे हम लोग बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते थे। हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग का मतलब क्या, सबसे पहले तो यही समझ लो, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये आपका DNA का सीक्वेंस है ना, DNA का सीक्वेंस हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका मान लो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो नाइट्रोजन बेस पेयर है, मान लेते हैं वो क्या है, एडेनिन का है। एडेनिन के साथ यहां पर क्या मिला है, थायमिन मिला है। ये जो एक सिंगल बेस पेयर है, नाइट्रोजन का बेस पेयर, ये भाई साहब फॉल्टी निकल गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको रिवर्स करना है भाई साहब। यहां पर क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, अगर हम इसको बोले कि नहीं अगर हम इसको सही करना चाहते हैं तो हम इसको सही क्या करेंगे, इसको यहां पर एक्चुअल में C होना चाहिए था, साइटोसिन, और यहां पर गुआनिन होना चाहिए था। साइटोसिन और गुआनिन ही मिलेंगे हर बार आपको, तो ये आपका करेक्ट फॉर्म है। तो जीन एडिटिंग में क्या होगा कि जो फॉल्टी नाइट्रोजन बेस पेयर है, उस नाइट्रोजन बेस पेयर को हम लोग चेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, किससे, हम लोग एक करेक्ट जीन से चेंज कर देंगे, है ना। तो ये क्या कहलाता है, जीन एडिटिंग कहलाता है। अब इसके लिए हम लोग को यार प्रॉपरली कि भाई साहब यहां पर कट लगाना पड़ेगा, यहां पर एक कट लगाना पड़ेगा, इस कट के बाद इसको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर असली वाला जो जीन है उसको इंटर करना पड़ेगा और फिर से इनको जोड़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रकार के टेक्नोलॉजीज आए हैं, उसमें से जो सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी जो हम लोग समझते हैं वो आज के टाइम पर क्या है, क्रिस्पर है। क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी, ये इस पे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। क्रिस्पर क्या है, यहां पर आप देख सकते हो क्रिस्पर का है, अगर आप फुल फॉर्म इसको देखोगे तो बोलता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड मतलब कि इकट्ठा है, गुच्छे में है। रेगुलरली इंटरस्पेस मतलब कि ये जो गुच्छा देख रहे हो आप, ये ना कुछ कुछ देर पर मिलेगा आपको, सेम टू सेम गुच्छा। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड, इनके बीच में जगह है। शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स मतलब कि पैलिंड्रोम का मतलब जानते ही हो आप लोग, जैसे मान लो आपके लिए क्या है, मलयालम। अब भाई साहब इसको यहां से पढ़ो चाहे यहां से पढ़ो, दोनों तरफ से क्या आ रहा है, मलयालम ही लिखेगा। दिस इज नोन एज पैलिंड्रोम। तो यहां पर भी बोल रहा है कि यार देखो अपने सेल के अंदर में कुछ ऐसे मार्कर्स होते हैं, ये निशान के तरीके से काम आते हैं कि अच्छा यहां इसके बाद से काटना है। तो वहां पर ये नो क्रिस्पर जो है इसी तरीके से काम करता है। क्रिस्पर भी ऐसा ही कुछ मलयालम टाइप का ही कुछ, यहां पर अब ATCG के फॉर्म में लिखा होगा, वो उसको जाके वो कट करता है। कट करने के लिए हम लोग को एक मॉलिक्यूलर सीजर की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर हमारे लिए जो ये Cas9 है, ये Cas9 बेसिकली हमारे लिए क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर का काम करती है।
मॉलिक्यूलर सीजर का काम करती है। और मॉलिक्यूलर सीजर इनके साथ में एक और फंडा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइड आरएनए। इसको क्या बोलते हैं, जीआरएनए। ये गाइड आरएनए इट्स लाइक विक्रम बेताल की जोड़ी, है ना। विक्रम बेताल में क्या होता था कि विक्रम के पीठ पे बेताल बैठ जाता था और बेताल बताता था कि यहां चलो वहां चलो। तो एक्चुअल में विक्रम को चलना आता है, सिमिलरली कैसनाइन को काटना तो आता है, लेकिन काटना कहां पर है ये कौन बताएगा, गाइड आरएनए। गाइड आरएनए के पास वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि क्रिस्पर के अंदर में खोज के बताता है कि यहां से काट दो इसको। तो हमारे अंदर के जो जीन्स होते हैं उनको एडिट करने के लिए क्रिस्पर कैसनाइन जैसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ZFN के बारे में, जिंक फिंगर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने टैलेंस के बारे में पढ़ा होगा, टैलेंस हटाओ भाई इसको, टैलेंस। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये सब के सब कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जीन एडिटिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ना एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट आता है यार, जीन एडिटिंग के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है, यहां पर देखो आप, कहां गया भाई, अच्छा वो भी आगे आएगा, तो हम लोग उसमें देख लेंगे, कोई बात नहीं। यहां पर बेसिकली हम लोगों ने जीन एडिटिंग की बात कर ली, और यहां पर एक जीन थेरेपी होती है, चलो मैं बता देता हूं आपको, जीन थेरेपी होती है और जीन एडिटिंग होती है, वो आगे के अभी टॉपिक्स में डिस्कस होगा, बट मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि जीन एडिटिंग अभी तक जो भी चाहिए हम लोगों ने देखा है बेटा, वो सब के सब क्या है, जीन एडिटिंग का टेक्नोलॉजी है। जीन थेरेपी क्या होती है फिर, देखो जीन थेरेपी का मतलब क्या है, जीन थेरेपी का मतलब है कि देखो हमारा अगर मान लो कोई भी एक कंपोनेंट है, अब जीन को ही चेंज करने की बात हो रही है, मतलब कि मान लेते हैं कि एक पूरा हिस्सा जो है जीन का, ये वाला हिस्सा जो है यही पूरा का पूरा फॉल्टी है भाई साहब, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समूचे को निकालकर एक नया जीन ही इंट्रोड्यूस कर देंगे, मतलब जीन के अंदर छेड़छाड़ करेंगे। तो आज के इसी टॉपिक में हम लोग को एक और टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है क्या, कार टी सेल थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी। इसमें हम लोग समझेंगे कि ये कैसे एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है किसका, जीन थेरेपी का एग्जाम्पल है ना। उसमें मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। बस अभी के लिए आप इतना समझो कि जीन एडिटिंग इज लाइक एडिटिंग वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, है ना। सिंगल हो सकता है, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ये ना एकदम माइन्यूट लेवल पर अंदर घुस के भाई साहब हमारे पूरे जीन में एकदम परमानेंट चेंज कर देता है। लेकिन जो जीन थेरेपी है वो क्या करता है, वो हमारे पुराने वाले जीन में ही कुछ ना कुछ चेंजेस करके उसी को सही करने का काम करेगा। अब बेसिकली आप इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो इट इज लाइक कि अगर आप अपनी स्कूटी बनवाने गए हो, ठीक है, स्कूटी बनवाने गए हो और उसने क्या बोला कि स्कूटी का आपका ना ब्रेक शू जो है वो खराब हो गया यार। अब ब्रेक शू खराब हो गया तो इसके 2 तरीके हैं, ब्रेक शू को ही आप सही कर दो, उसमें थोड़ा घिसो इसो, उसको थोड़ा सा सही कर दो, उसी में जोड़ जाड़ दो कुछ और वो सही हो जाए। जब आप पुराने वाले ब्रेक शू को ही सही कर दे रहे हो वो जीन थेरेपी का जैसा है। लेकिन आपने बोला भैया यार ये तो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कि जीन थेरेपी में ही अगर आपने कोई भी छोटे मोटे चेंजेस कर दिए, एक छोटा सा चेंज किया और उसी से सब कुछ सही हो गया, इट इज लाइक कि वो आपके लिए क्या है, जीन एडिटिंग है, क्योंकि आपने पुरानी चीजों को ही इस्तेमाल में लिया और उसी से आपने उसमें बस थोड़ा मोड़ा चेंज किया और वो फिर सही से काम करने लगा। लेकिन अगर जीन थेरेपी की बात करो, जीन थेरेपी में वो क्या बोला जाएगा कि यार तुम्हारा ब्रेक शू खराब हो गया भाई, अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, पूरा का ब्रेक शू निकालेंगे और नया ब्रेक शू डाल देंगे। तो पूरा का पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया हमने। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलेंगे। ठीक है भाई, ये दोनों कंफ्यूजन्स आपके मन में नहीं होना चाहिए। अब जब भी हम लोग जीन एडिटिंग की बात करते हैं तो जीन एडिटिंग कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कौन कौन से, पहला है आपका डीएनए एडिटिंग, है ना, क्या है भाई, डीएनए एडिटिंग। और जायज सी बात है दूसरा क्या है, आरएनए एडिटिंग। अभी तक हमारे पास आरएनए एडिटिंग जैसा कोई टेक्नोलॉजी होता नहीं था, लेकिन अब ये नई रिसर्च आई है। अभी तक हम लोग हर बार किसको मेंट करते थे, अपने डीएनए को मेंट करते थे, और ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था यार कि डीएनए टू एमआरएनए क्या कराता है, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो बेसिकली हर बार अभी तक क्या होता था कि डीएनए से एमआरएनए ही बन रहा है, सिंगल डायरेक्शन में ही जा रहा है ये हर बार। सेंट्रल डॉगमा यही तो बात बोलता था कि भाई साहब हर बार अब डीएनए से आरएनए में ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी। लेकिन यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन का पूरा फंडा चल रहा था, यहां पर हम लोग को एक और चीज का पता चला। देखो अभी तक आप एक सिंपल सी बात समझो, एक सिंपल सी बात यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखो डीएनए एडिटिंग का मतलब क्या है, मान लो कि आपका ये एक प्रॉपर सा पूरा का पूरा डीएनए था, है ना। अब आपको फाइनली बनाना क्या है, आपको बनाना है भाई साहब प्रोटीन, है ना, आपको बनाना क्या है, प्रोटीन बनाना है। ये प्रोटीन हो सकता है कि फॉल्टी हो, तो अब क्या करना है, अब ये फॉल्टी प्रोटीन कैन कॉज हार्म। तो अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो भाई साहब इस डीएनए में ही ऐसा चेंज कर दो जो कि इसको सही कर दे।
अब ये जीन भैया सही हो गई, एकदम पर्याप्त, मस्त, बिल्कुल सही हो गई। अब द मोमेंट इट इज करेक्ट, तो अब इसके थ्रू जब भी इसके थ्रू एक पर्टिकुलर mRNA यहां से ट्रांसफर होगा, तो यहां पर आपको बहुत ही क्लियरली ये दिख जाएगा कि देखो ये वाला जो कंपोनेंट है ये, अच्छा ये भी याद रखना कि जो mRNA होता है आपका वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना, और डीएनए जो है वो ज्यादातर करके, हमेशा नहीं होगा, ज्यादातर आप लिख सकते हो कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये जो आपका mRNA है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब यहां पर एक बात का ध्यान देना है आपको, अच्छा यहां पर लिख भी देता हूं यार, ये क्या है आपका मैसेंजर आरएनए है और ये क्या है आपका डीएनए है। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या दिखाया आपको, डीएनए एडिटिंग दिखाया है ना, एक पहला एडिटिंग, लेकिन दूसरा एडिटिंग हमने एक और समझा यार ये मैसेंजर आरएनए भी तो लेके जा रहा है, ये मैसेंजर आरएनए अगर ये इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है और इसने गलत कॉपी कर रखा था, तो हम लोग एक यहां पर भी तो चेंज कर सकते हैं यार, यहां पर भी तो बोल सकते हैं कि ओ लो भैया ये लो तुम्हारा एमआरएनए मैंने सही कर दिया, अब तुम जो राइबोसोम के पास जाके प्रोटीन सिंथेसाइज कराओगे अब तुम वो भी सही करोगे। तो ऐसे एडिटिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, आरएनए एडिटिंग बोलेंगे। तो अब समझ में आया कि डीएनए एडिटिंग और आरएनए एडिटिंग क्या चीज है। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान देना है, जब भी आप डीएनए एडिटिंग की बात करोगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इट इज परमानेंट नेचर, इट इज ऑफ परमानेंट नेचर। क्यों भाई, क्योंकि वंस एंड फॉर ऑल हमने आपके मेन सीक्वेंस डीएनए में ही चेंज कर दिया। अब जितनी बार भी वो एमआरएनए कॉपी करेगा वो सही ही कॉपी करेगा और ये फॉल्टी प्रोटीन नहीं बनेगा। लेकिन अगर एमआरएनए में चेंज किया तो इट मे बी मोमेंटरी, कि अभी जो बन रहा है प्रोटीन वो तो सही हो जाएगा लेकिन जड़ में अभी भी प्रॉब्लम है, मतलब कि हमने जड़ से नहीं इसको इरेज किया। तो यहां पर जो एमआरएनए की एडिटिंग होगी इट इज टेम्पररी इन नेचर। ये बात क्लियर है क्या, ये बात बहुत ही सिंपल सी बात नहीं लग रही है आपको, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहां पर पढ़ोगे आपको हर चीज समझ में आएगा। तो आरएनए एडिटिंग का देखो ऐसा नहीं है कि कोई खराब चीज है, अभी तक हम लोग को बस पता नहीं था। अब देखो क्या है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में यहां पर एमआरएनए बनता है, डीएनए के इंस्ट्रक्शंस पर बनता है, वो ही प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्ट करता है। एमआरएनए जो है वो फॉल्टी प्रोटीन्स बना लेता है। ये सब वही चीज लिखी है जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, तो इतना टेंशन मत लेना इन सब चीजों में, है ना। अब यहां पर समझो, अरे ये कहां से आ गया, आरएनए एडिटिंग, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री आ गया। हाँ नहीं, कंटेंट तो शायद वही है, हाँ बिल्कुल कंटेंट वही है, टॉपिक गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये काट देना भैया। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अभी भी वही चीज़ है अपना, क्या बोलते हैं, आरएनए एडिटिंग ही है। आरएनए एडिटिंग में बेसिकली एक ना हम लोग को नया फॉर्म में, अब जैसे वहां किसका इस्तेमाल करते थे, क्रिस्पर कैस9 का इस्तेमाल करते थे। तो कोई आपसे पूछेगा नहीं कि भाई साहब आरएनए एडिटिंग में भी क्रिस्पर कैस9 इस्तेमाल हो रहा है, ना बाबा ना, वहां पर क्रिस्पर कैस9 नहीं है, वहां पर क्या है, अडार एंजाइम है, अडार एंजाइम। ये अडार एंजाइम क्या है सर, अडार एंजाइम का फॉर्मूला जो है वो फंडा बड़ा ही सिंपल सा है, एडिनोसिन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन आरएनए, इसी को क्या बोलते हैं, अडार बोलते हैं। फिर से बोल देता हूं, एडिनोसिन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन आरएनए। इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। ये क्या कर रहा है, ये जो भी एडिनोसिन है, मतलब कि जो ए कंपोनेंट है ए, उसको किससे चेंज कर दे रहा है, उसको किससे चेंज कर दे रहा है, ये चेंज कर दे रहा है आपके गुआनोसिन, नहीं ये तो गुआनोसिन में इसको चेंज ही करता है। दिस ऑल्टरेशन, हाँ, कन्वर्ट्स एडिनोसिन इन एमआरएनए टू आइनोसिन। ये किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, ये एडिनोसिन को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, आइनोसिन। और ये आइनोसिन बेसिकली किसको मिमिक करता है, गुआनोसिन को, मतलब ये ए को जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, मोटा मोटा अगर आप समझो तो। कहीं पर भी अगर हम लोग को एक सिंगल बेस पेयर की जरूरत पड़ेगी तो ये ए को जी में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं। अगर कहीं पर ए है तो हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि ए का कॉम्बिनेशन हर बार किसके साथ हो सकता है, टी के साथ हो सकता है, और जी का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो सकता है, हर बार सी के साथ हो सकता है। तो चेंजेस जब भी करने होंगे तो यही तो होगा यार, ए को जी में चेंज करना होगा, है ना, तो टी को भी चेंज करना होगा। टी क्या ही है यार, टी का जस्ट ऑपोजिट क्या ए है, टी का लिंकेज ए के साथ जुड़ता है। तो मतलब काफी हद तक ये सारे के सारे चेंजेस कर सकता है, बहुत इजीली कर सकता है। तो अब यही बात हो रही है कि यार अडार एंजाइम जो है वो काफी अच्छे से काम करेगा। और सिमिलरली जैसे क्रिस्पर कैस9 में गाइड आरएनए का काम होता था, अडार एंजाइम के साथ भी एक गाइड आरएनए होगा, वो भी इसको लेके जाएगा, डिसाइड करेगा, बताएगा कि भाई साहब ये वाला लो, विक्रम बेताल वाला मैंने आपको बताया ही था कि ये भी बेताल का काम यहां पर भी करेगा। तो यहां पर बेसिकली ऐसे ही 3 टाइप के आरएनए मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। पहला क्या है, आप कोई एक नया जीन का टाइप ऐड कर सकते हो, इंसर्शन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। दूसरा क्या है, आप कोई डिलीट कर सकते हो और सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, मतलब कोई चेंज कर सकते हो, चेंज करने की आपने पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको डिलीट भी कर सकते हो और कोई नया जाके सीधे उसमें जोड़ भी सकते हो। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन सब हो सकता है। तो डीएनए और आरएनए एडिटिंग में जैसे हम लोग समझ रहे थे कि यहां पर बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे थे, ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था।
जो एडिट्स है वो परमानेंट है, यहाँ टेम्पररी है, ये भी हमने देख लिया। जेनेटिक इंपैक्ट की बात करें तो इंडिविजुअल के पूरे जीनोम में ये चेंज कर देगा, है ना, जो फ्यूचर जनरेशंस होंगे उनके में भी ये ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि हमने तो एमआरएनए प्रोसेस में चेंज किया है। एंजाइम्स के इस्तेमाल में देखो, यहां पर जो प्रोटीन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं वो बेसिकली क्रिस्पर कैस9 की वजह से होगा। यहां पर अडार का हो रहा है, अडार एंजाइम्स जो ए को जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। एप्लीकेशन देखो तो यहां पर बेसिकली आपके जो इनहेरिटेड डिसीज होते हैं, बड़े खतरनाक प्रॉब्लम्स होते हैं, उन पर या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह बनाने में होगा। लेकिन यहां पर हम लोग किस पर कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन पर कहीं है, अगर जैसे हंटिंगटन डिसीज है लीवर के लिए, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग देख पाएंगे यहां पर इलाज इसका। तो ये पूरा आर्टिकल था। फिर अगला है जिद्दा कमिटमेंट। जिद्दा कमिटमेंट जो है वो अभी हाल फिलहाल में एक चौथे ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से। हमेशा और हमेशा बस यही याद रखना है कि जिद्दा कमेटी किससे रिलेटेड है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से रिलेटेड है। आजकल के टाइम पर टीबी की दवा हो या फिर किसी भी सीवियर प्रॉब्लम की दवा हो, अब वो दवा खा खा के हमारे शरीर ने एक रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया कि भाई साहब तुम दवा खाते रहोगे, तुम वो दवा का असर ही नहीं होगा। ऐसे सिचुएशंस में जो भी फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन होती है वो इनइफेक्टिव साबित होने लगती है। इस इनइफेक्टिव को रिमूव करने के लिए ही ये सारी बातें हो रही हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बेसिकली आप समझ सकते हो कि एक ऐसा टेक्निक है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग जो मेडिसिन अब इनइफेक्टिव हो चुकी हैं उनको वापस से कैसे देखें उस पे बारे में बात होगी। जैसे कई बार हम लोग का कोई वायरस है, मान लो वायरस क्या करता है ना, अपने आप के अंदर में कुछ ऐसे म्यूटेशंस लेके आ जाता है जिसके लिए अब वो दवा काम ही नहीं करेगी, वैक्सीन काम ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब कोविड का टाइम था, आप सब लोग को पता होगा कि कोविड वायरस के लिए हम लोगों ने एक वैक्सीन डेवलपमेंट कर लिया था। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि अरे यार ये तो कोविड वाला जो वायरस है भाई साहब, इसने तो अपने आप को म्यूटेट कर लिया। इस म्यूटेशन के बेसिस पर अब क्या होगा, अब इस म्यूटेशन के बेसिस पर ये होगा कि भैया अब जो तुम पहले वैक्सीन लगवा रहे थे शायद अब वो काम ना करे, शायद वो काम ना करे, काम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो वायरस जो है वो अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वैक्सीन को अपने लिए फ्यूचर जनरेशंस में इनइफेक्टिव बना रहा है। दैट विल बी नोन एज व्हाट, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। आई होप आपके लिए ये बात क्लियर है। अब यहां पर इसी के बारे में बात हो रही है इस पूरे कमिटमेंट में। यहां पर आप देख सकते हो जिद्दा में ये पूरा कमिटमेंट, यहाँ जिद्दा में ये मीटिंग हुई थी और जिद्दा के अंदर में यहां पर इसी बारे में बात हुआ कि यार देखो हम लोग ना ग्लोबल लेवल पर इससे लड़ते हैं यार। कोई बहुत बार क्या हो सकता है, एक यूएसए सेम चीज पर रिसर्च कर रही है, चाइना सेम चीज पर रिसर्च कर रही है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम लोग रिपीटेटिव एफर्ट्स ना करें। तो इस मीटिंग का यही सारा आउटकम ही है कि इंटरनेशनल इवेंट बेसिकली इसीलिए हुआ ही था कि हम लोग एक ग्लोबल कोऑपरेशन बनाएं, हम लोग दूसरों से सीखें, अपने आइडियाज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज करें, हम लोग वन हेल्थ अप्रोच अपनाएं, है ना, जो कि ऐसे डबलिंग या फिर हम लोग रिपीटेटिव एफर्ट्स को कम करें, और हम लोग कुछ नेशनल एएमआर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म भी बनाएं। मतलब कि जब भी हम लोग लॉन्ग टर्म फंडिंग की बात करें या फिर हम लोग अपने नेशनल एक्शन प्लान्स में इसको इंटीग्रेट करें, तो इसके बेसिस पर हम लोग को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये कंट्रीज इस पर काफ़ी अच्छे से काम करने वाली है, इनके साथ कोलैबोरेट करके हम लोग काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी यहाँ पर। इसके बारे में अगर बताऊं मैं तो ऐसा कुछ खास तो ये है नहीं वैसे, है ना। इनकरेजेस इंटरनेशनल डेटा एक्सचेंज, ऐसा ही है सब, ये उतना कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। फिर अपना नेक्स्ट आ गया भाई, कार्टी सेल थेरेपी आ गया। कार्टी सेल थेरेपी बेसिकली हमारे लिए जीन थेरेपी का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। जीन थेरेपी में हमने क्या बोला था, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, मान लो कि आपके शरीर में एक ट्यूमर डेवलप होना स्टार्ट हुआ। ये ट्यूमर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये भाई बढ़ता क्यों जा रहा है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर में जो एंटीबॉडीज हैं उनको यहां पर इस ट्यूमर सेल, ये क्या है आपके लिए, ट्यूमर है, ट्यूमर सेल्स जो है यहां पर आपके कैंसर सेल्स भी हो सकते हैं, कैंसर सेल्स ने क्या किया, आपके इन एंटीबॉडी सेल्स को हाईजैक कर लिया, है ना। इनको बोला कि बेटा कहां तुम हमें मारने के लिए आ रहे हो, हम दोनों दोस्त हैं भाई, हम दोनों मिल बांट के खाएंगे भाई भाई, है ना। तो यहां पर एंटीबॉडीज बेवकूफ बन गया। एंटीबॉडीज का काम क्या था, इस कैंसर सेल को मार गिराना। लेकिन अब ये क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया, इसको लगने लगा कि नहीं ये तो शरीर का हिस्सा है, इसको नहीं मारना है। तो इसके पास ताकत तो है लेकिन ये भूल गया है। तो आप लोग को पता होगा कि जब रामायण में आप लोग देखते हो कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं तो उनकी शक्तियों को याद दिलाया जाता है कि भाई साहब तुम क्या हो, तुमको पता भी है। तो उस तरीके से यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि पूरे पेशेंट से उस ब्लड को निकालते हैं, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज हम लोग बात कर रहे हैं ये सारा का सारा आपको कहां पर मिलेगा भाई, आपका जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका न्यूट्रोफिल्स और एक होता है आपका लिम्फोसाइट।
लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के अगेन दो टाइप्स, बी सेल्स और टी सेल्स। तो यहां सब आप समझो कि ये बी सेल्स टी सेल्स ये सब काम करना बंद कर रहे हैं इस ट्यूमर सेल के चलते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टी सेल को निकाल रहे हैं। टी सेल का काम क्या होता है, टी सेल का काम होता है अटैक करना, इन सेल्स को मार गिराना। अब ये भूल गया अटैक करना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बेटा कोई बात नहीं है। एक्चुअल में टी सेल्स जब भी बनते हैं तो टी सेल्स कुछ ऐसे होते हैं कि टी सेल्स हैं और इनके ऊपर ना कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये रिसेप्टर्स इतने समझदार होते हैं कि ये ढूंढ लेते हैं रिसेप्टर्स कि भाई साहब जो हमारा फ्यूचर में नहीं मतलब जो हमारे शरीर में कैंसर सेल्स हैं आखिरकार वो कैसे मरेंगे। तो जो कैंसर सेल्स होते हैं, मान लो कैंसर सेल्स हम बना लेते हैं। आपने देखा होगा कोविड टाइम पर भी ऐसे ऐसे कुछ कुछ वहां पर भी रिसेप्टर्स लगे होते थे। तो ये ना इसको जाके ब्लॉक कर देता है, ये इसके अंदर जाके फंस जाएंगे, ये इसके अंदर जाके फंस जाएंगे। जब फंस जाएंगे तो ये जो वायरस है, ये वायरस आपके शरीर में इंटर ही नहीं कर पाएगा, उसको सब तरफ से ये घेर लेंगे। कौन घेर लेगा, टी सेल घेर लेता है, तो वहीं पर वो दम तोड़ देते हैं, तो वायरस इनइफेक्टिव हो जाते हैं। तो अब चूंकि ये जो इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसेप्टर है वो काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेशेंट के शरीर से क्या निकाल रहे हैं, पेशेंट के शरीर से हम लोग प्रॉपर पूरा इसका एक बार क्या करते हैं, थोड़ी सी कीमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी का मतलब क्या है कि हम लोग कुछ तो इसको दवाइयां खिलाते हैं जिससे कि शरीर के जितने भी ऐसे फालतू के सेल्स हैं वो मर जाएं, जो कि बहुत ही स्पीडली ग्रो कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इसीलिए हमारा बहुत ही स्पीडली ग्रो करने वाला शरीर का हिस्सा क्या हो सकता है, बाल हो सकते हैं, नाखून हो सकता है, ये सब बहुत ही स्पीडली ग्रो करते हैं। हम तो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जितना तेजी से हमारा बाल बढ़ रहा है, तो इसीलिए बाल झड़ जाते हैं, नाखून भी काफी हद तक कमजोर हो जाते हैं। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी, क्योंकि वो सभी फास्ट ग्रोइंग सेल्स को मार डालता है। तो यहां पर इनको थोड़ा थोड़ा मार ही रहा था, और पूरा आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, आपका ब्लड पूरा निकाला गया, उसमें से छांट के क्या क्या किया गया, व्हाइट ब्लड सेल्स को अलग किया गया, व्हाइट ब्लड सेल से टी सेल्स को निकाला गया, और टी सेल्स के ऊपर एक नया हम लोगों ने इस पे ऐड ऑन कर दिया। क्या ऐड ऑन कर दिया, हमने ऐड ऑन कर दिया काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ये क्या है, ये है आपका काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। एक नया रिसेप्टर दे दिया इसको कि तुम अपनी याददाश्त भूल गए थे, ये लो नया पावर लेके जाओ हमसे, अब तुम जाके छांट के कैंसर सेल्स को घेर घेर के मारना। तो अब ये कार जो है वो हमारे लैब में मिलियंस की तादाद में हम लोग उसको प्रोड्यूस करेंगे, फिर वापस से ब्लड में मिलाएंगे और वही ब्लड वापस से पेशेंट्स को इन्फ्यूज कर दिया जाएगा, जिससे कि अब वहां पर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर वाले टी सेल्स गए हैं ना, तो भाई साहब अब तो वो चुन चुन के इन ट्यूमर सेल्स को मारेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्यूमर सेल्स जो है वो मर जाएगा। दिस इज ऑल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्टी सेल थेरेपी। और इसका न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि ये पहली बार कॉमर्शियली एक पेशेंट्स पर देखा गया, और पेशेंट्स पर इसको ये बताया गया कि भाई साहब अब ये कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है, अब इसको कैंसर नहीं है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट कार्टी सेल थेरेपी से पहली बार ऑलरेडी हो चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, बस इतना समझ लो, बहुत महंगा है यार, कम से कम 30 से 40 लाख रुपए लग जाएंगे आपको, है ना, इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूं, और इंडिया में ये पॉसिबल है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हम लोग ये सब तो हम लोगों ने देख लिया यार कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, कीमोथेरेपी की जरूरत थोड़ी बहुत पड़ती है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कंसर्न्स, यही सब हमने देखा, ये सब हो चुका है। ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक बी सेल कैंसर, तो यहां पर देखो कई बार ऐसा भी होता है कि कार्टी सेल थेरेपी के साथ साथ यहां पर कभी कभी जो बी सेल्स हैं, यहां पर वैसे जो अभी की बात हो रही है ना वो हो रही है नेक्सकार 19 की, है ना, नेक्सकार 19। ये जो नेक्सकार 19 है बेसिकली इसी ने बी सेल लिम्फोमास, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ऐसे खतरनाक टाइप के कैंसर्स को ट्रीट करने की बात की थी। तो वही सब बात कर रहे हैं, है ना, ये सब चीजें जो भी हमने पढ़ा है, टी सेल्स, बी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, वो सब हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया यार। फिर हम लोग इसी तरीके से एक और क्रिस्पर कैस9 की हम लोग बात कर ही रहे थे यार, तो क्रिस्पर कैस9 से ही मिलता जुलता एक और अपना बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं कासगेवी और लिफजेनिया। ये कासगेवी और लिफजेनिया इसलिए थे क्योंकि जो यूएस फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है उसने बेसिकली इन लोग को अप्रूवल दे दिया कि तुम क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपीज करना स्टार्ट कर दो, है ना, यहां पर बेसिकली जीन एडिटिंग होना चाहिए, वैसे क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग स्टार्ट कर दो। और इन्होंने स्टार्ट भी किया, किस पर, सिकल सेल एनीमिया पर किया, और इन्होंने बीटा थैलेसेमिया ट्रीटमेंट पर भी काम किया। तो अब यहां पर कासगेवी क्या है, कासगेवी भाई साहब कुछ नहीं है, एक फार्मास्यूटिकल्स आप बोल सकते हो कंपनी टाइप का है, वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल है, और इन्होंने क्रिस्पर थेरापेटिक्स को इस पे काम किया। तो अब इन्होंने क्रिस्पर कैस9 का इस्तेमाल करके ही इस चीज को डेवलप किया और सिकल सेल एनीमिया और बीटा थैलेसेमिया को ट्रीट कर दिया। अब यहां पर आपको एक चीज का समझ में आना चाहिए, अब देखो वही है, लिफजेनिया जो है ब्लू बर्ड बायो का है, और ये 12 साल के पेशेंट्स के ऊपर के लिए ट्रीटेबल है, और क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि कुछ बेसिक इवेंट्स जैसे कि हमारा सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसेमिया है, इन सबको ट्रीट करता है।
तो यहां पर इस बात को जरा देखना, जो सिकल सेल डिसीज है, सिकल सेल डिसऑर्डर जो है, जेनेटिक डिसऑर्डर, वो आपके ब्लड सेल्स को, जो रेड ब्लड सेल्स हैं आपके रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ऐसे गोले गोले मुलायम से होते हैं, वो उनको क्रीसेंट शेप में बदल देता है और काफी हार्ड बना देता है। अब ये एक दूसरे से आपस में उलझ जाएंगे और इसके बेसिस पर क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो जो है वो काफी हद तक रुक सकता है, हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ सकते हैं जब भी सिकल सेल एनीमिया जैसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है। थैलेसीमिया जो है ये भी एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर ही है। इसमें जो है हीमोग्लोबिन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, इनसफिशिएंट, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मेन टास्क क्या है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन करना। कई बार लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि वो ऑक्सीजन उनके शरीर पर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच रहा है, तो उनको थैलेसीमिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये एक दोनों के ट्रीटमेंट के लिए ये क्या है, कासगेवी और लिवजेनिया, ये दो दवाइयां यहां पर देखने को मिलती है। अब ये वही जीन थेरेपी और जीन एडिटिंग है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही समझा दिया था। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है, 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट। 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले आप एक कॉन्टेक्स्ट देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। यहां पर उन्होंने 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। ये जो 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट है, यहां पर आप लोग समझना इस चीज को कि हम लोगों ने 99 एथनिक ग्रुप्स का सारा डेटा कलेक्ट किया है और इन सभी डेटा को कलेक्ट करने के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया है, एक पूरा जेनेटिक मेकअप डिजाइन कर लिया है। ये जो जेनेटिक मेकअप डिजाइन करने की बात है, ये जेनेटिक मेकअप बेसिकली हमारे लिए इस तरीके से काम करेगा कि इंडियंस के लिए पर्टिकुलरली अगर कोई मेडिसिन का कैसा कारगर साबित होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये सब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इस 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट को लेके। वैसे तो देखो इसका एक मेजर हिस्सा जो है वो 2002-2003 तक में कंप्लीट हो चुका था, लेकिन तब भी कुछ चीजें बाकी थी। अब हाल फिलहाल में 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट को ऑफिशियली बोला गया कि भैया हमने कंप्लीट कर लिया, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इसमें यूएसए, यूके और चाइना के पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा पावर था, अब इंडिया के पास भी ऐसा हो चुका है। तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में हम लोगों ने इसको देखा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर में इसको देखा था। ये जो फेजेस हैं, इसमें अलग अलग फेजेस में हम लोगों ने इसको डेवलप करने की कोशिश की थी। जो भी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको ट्रीट करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। हम लोग एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म या फिर कुछ भी ऐसे सिचुएशंस में काम कर पाएंगे। हम लोगों ने पूरा, जब जीनोम सीक्वेंसिंग की बात होती है ना, क्या है भाई जीनोम सीक्वेंसिंग? जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है कि जो अभी तक हम लोग 3.3 बिलियन बेस पेयर्स की बात कर रहे थे ना, वो 3.3 बिलियन बेस पेयर्स कहीं तो होगा, जैसे पहले ए आया, फिर टी, फिर ए, फिर टी, फिर सी, फिर जी, फिर ए, फिर टी, फिर सी, ए, टी ए, ये पूरा 3.3 बिलियन बेस पेयर्स तक हमने नोट डाउन किया है सबका। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। हम लोगों ने पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किया है कि एटीसीजी किस सीक्वेंस में आते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीनोम प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। फिर अगला आर्टिकल इसी तरीके से हमारा क्या आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन तो पढ़ रखा है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि डीएनए को अगर हम लोग एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब जायज सी बात है, जब भी इसका उल्टा होगा, मतलब कि आरएनए जो है अब वो डीएनए में कन्वर्ट होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। तो अब यहां पर एक नई डिस्कवरी हुई है जिसमें रिसेंट रिसर्च में यह दिखा है कि द रोल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हैज बीन डिस्कवर्ड, जिसके अंदर में जो बैक्टीरियोफेजेस हैं एक बैक्टीरियल डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, एक वायरस है पहले तो बैक्टीरियोफेज। ये वायरस जो है एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। इसके अंदर रेट्रोवायरस का मतलब क्या है कि इसके अंदर का जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो आरएनए बेस्ड है। तो यहां पर जो रेट्रोवायरस वाला ये क्या है भाई, आपका बैक्टीरियोफेज है। इसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया को मारना, बैक्टीरिया को खा जाना। तो बैक्टीरियोफेज इसीलिए इसका नाम भी है, ये वायरस है एक्चुअल में। अब यहां पर एक नया मैकेनिज्म समझ में आया है जिसके बेसिस पर ये बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करके हम लोग बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो इसका कई सारा हम लोग को ना नया नया फंडा समझ में आ रहा है। ये पहला ऐसा ट्रांसक्राइब हम लोग को देखने को मिला है जहां पर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करते टाइम ही, या फिर बाद में जब इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए में भी कन्वर्ट कर लिया जाए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हम लोग काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजों को देख सकते हैं। अब जैसे यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये आपका बैक्टीरिया है मान लो, है ना। बैक्टीरिया में ये जो है आपका एक रेट्रोवायरस है। ये रेट्रोवायरस इस बैक्टीरिया के अंदर घुसा, इसने अपने जेनेटिक कंपोनेंट की बात की, अनकोटिंग किया। ये देखो इसका वायरल आरएनए है, ये वायरस का आरएनए है। लेकिन इस वायरस का आरएनए सबसे पहले क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जाएगा। यहां पर एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का जो एंजाइम है वो सबसे पहले इस वायरल आरएनए को यहां पर देखो कुछ डीएनए जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा। और यहां पर एक और एंजाइम होता है इंटीग्रेस एंजाइम। ये इंटीग्रेस एंजाइम इसको वापस से इस बैक्टीरिया के फाइनल डीएनए में ऐड कर देगा। अब इस तरीके से इस बैक्टीरिया को इस वायरस ने हाईजैक कर लिया है। अब ये जैसा चाहेगा बैक्टीरिया वैसा ही काम करेगा।
तो इस पूरे मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या समझा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जो कि आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है क्या? आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत है भाई साहब? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जरूरत है। तो अब यहां पर यही है कि देखो अब इससे क्या हो रहा है, अभी तक जो हम लोग को ये लगता था कि नहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर सकती है, मतलब कि डीएनए से इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आरएनए तक जा सकती है। अब वो जो है प्रोसेस कट गया, अब भाई साहब ये आरएनए से भी डीएनए में हम लोग जा सकते हैं। तो अब यहां पर हम लोग को पता ही है कि यार देखो जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो तो हमारे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सभी टाइप के सेल्स में हम लोग देखते हैं, प्लांट्स एनिमल सब में मिल जाता है। तो अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। कई बार हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अब इजीली हमारे लिए एडिटेबल होगा। तो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके हम लोग बैक्टीरिया के मारने का काम कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये इनोवेटिव एप्लीकेशन डेवलप करेगा जिसमें कि हम लोग को एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को मारना होगा। अभी हम लोगों ने एएमआर की बात की भी थी, तो एएमआर को ट्रीट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही जबरदस्त हो सकती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेके। देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वापस से 2022 के जीईएसी मतलब कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी के ऊपर एक मतलब उनके डिसीजंस को वापस से क्लैश कर दिया है, जहां पर जीईएसी ने अप्रूव कर दिया था धारा मस्टर्ड हाइब्रिड के प्रोडक्शन के लिए। अब यहां पर उन्होंने बोला कि नहीं यार इसका अभी भी इन्वायरमेंटल रिलीज नहीं करना है यार, अभी भी इसको इन्वायरमेंट में नहीं देना है आपको, अभी इसके लिए फर्दर और रिसर्च करो। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैश कर दिया। तो बेसिकली ये क्या चीज है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 क्या चीज है? तो आप हमेशा समझना कि हमारे यहां पर जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 है वो एक प्रकार का ऐसा क्रॉप है, एक ऐसा क्रॉप है जो कि वीडीसाइड रेसिस्टेंट है। वीडीसाइड रेसिस्टेंट का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लो जब भी आप लोग क्या बोलते हैं मस्टर्ड की खेती करते हो, सरसों की खेती करते हो, तो सरसों के खेत के अगल बगल जो उनके पौधे होते हैं वहां पर कुछ ऐसे वीड्स डेवलप हो जाते हैं, खरपतवार डेवलप हो जाते हैं जो कि सरसों के सारे न्यूट्रिशंस को चूस लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यार अपना सरसों अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाता, तो उनको मारने के लिए जो उसके आजू बाजू में ऐसे खरपतवार उगते हैं उन पे हम लोग वीडीसाइड का छिड़काव कर देते हैं। लेकिन जब भी वीडीसाइड का छिड़काव करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है कि भाई साहब उस टाइम पर वीड्स तो मर जाते हैं, लेकिन साथ साथ अपना मस्टर्ड का जो प्लांट है वो भी मर जाता है। तो अब हमें मस्टर्ड को ऐसा रेसिस्टेंट बनाना था कि हम लोग जब भी वीडीसाइड का छिड़काव करें तो अपना पौधा जो खरपतवार के फॉर्म में है वो तो मर जाए, लेकिन अपना प्यारा मस्टर्ड जो है वो ना मरे। तो इसीलिए हम लोग को वीडीसाइड रेसिस्टेंट क्रॉप की जरूरत थी, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर में डीएमएच 11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 की बात कर रहे हैं। तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 की बात यहां पर इस तरीके से आई कि हम लोगों के यहां पर आपका एक ब्रीड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वरुणा ब्रीड। वरुणा मस्टर्ड हमारे भारत में होता है और यूरोप में एक हीरा ब्रीड होता है। इन दोनों के ही क्रॉस पॉलिनेशन से हम लोग क्या बनाना चाहते थे, यहां पर धारा मस्टर्ड हाइब्रिड बनाना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई साहब ये ना सरसों का जो पेड़ होता है वो सेल्फ पॉलिनेट होता है। सेल्फ पॉलिनेट मतलब कि एक ही फूल में आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मिलते हैं, तो ये आपस में सेल्फ पॉलिनेट होता है, ये क्रॉस पॉलिनेट नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत बड़ा दिक्कत आया। इसीलिए हम लोगों ने इसमें कुछ और जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किए, जिसके अंदर में हम लोगों ने बार्नीस, बारिस्टार जीन इन सब का इस्तेमाल किया और फाइनली हम लोगों ने डीएमएच 11 बनाया। तो अब ये प्रॉब्लम से हम लोगों ने रखा और ये सब अब बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीएमएच 11 जो है अब वो भारत का ही धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 यहां पर बन के तैयार है। लेकिन वही बात है कि यार अभी भी इसको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे जीएम क्रॉप्स में है बीटी कॉटन एकमात्र ऐसा जीएम क्रॉप है जो कि अभी तक जीएसी के द्वारा सबके द्वारा अप्रूव हो चुका है 2002 के बाद से, और 95% ऑफ द कॉटन प्रोडक्शन जो है वो सबके सब किससे हो रहे हैं, हमारे बीटी कॉटन का ही हो रहा है। बीटी ब्रिंजल भी ऐसे ही बीच में आया था यार, 10 साल के एम्बार्गो के बाद उनको सीधे मना कर दिया भैया कि अभी मत लाओ। 2009 में बहुत बवाल हुआ था, सीधे मना कर दिया गया। तो अभी भी इसके कुछ मतलब ट्रांसजेनिक वैरायटीज हैं, जैसे कि ब्रिंजल के हाइब्रिड्स हैं, जैसे कि जनक है और BSS 793 है, वो एक है आपके लिए, वो आप कर सकते हो सिंपली। यहां पर आप ये देखना कि अब जीएम क्रॉप्स के कुछ रेगुलेशंस जो है वो FSSAI के अप्रूवल के बाद होते हैं। मतलब कि अगर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है तभी आप जाके आप क्या कर सकते हो, इसको इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर या फिर सेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एक बात ये याद रखनी है आपको। दूसरा क्या है कि आपके लिए जेनेटिक मैनिपुलेशन का जहां पर जितना भी बात हो रहा है उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने R&D प्रोजेक्ट्स में जितने भी उनके मॉनिटरिंग के लिए पूरा एक ये रिव्यू कमेटी बना दिया है।
और दूसरा आप ये समझना कि जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन सभी के लिए स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी हुई है, जो कि अगेन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात करती है, कंट्रोल मेजर्स पे यहां पर आता है। सिमिलरली यहां पर आप देख सकते हो जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी देख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जैसे वो स्टेट लेवल कमेटी थी, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जो कि अगेन आपके स्टेट बोर्ड कमेटी को और जीईएसी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो यहां पर ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। ये सब 1986 का आपका एनवायरमेंटल एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंतर्गत आता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज से रिलेटेड। देखो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज का क्या मतलब है यार, बहुत ही सिंपल सा फंडा हम लोग समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज, देखो जब भी हम लोग कभी एक सेल की बात करते हैं, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और कभी कभी इसी साइटोप्लाज्म में हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया है बेटा, आप लोगों ने बचपन में इसको पढ़ा होगा, दिस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई साहब हमारे शरीर की जितनी भी एनर्जी होती है वो सब कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है। तो अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लो डिफॉल्ट मतलब या फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया कब होगा, जब इस माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने अभी अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि देखो बेटा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके खुद के अपने डीएनए होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एम्प्टी डीएनए। अगर ये डीएनए अफेक्टेड है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी है और यही एग सेल जो है ये कंप्लीटली कहां पर चला गया, आपके बच्चों तक भी ट्रांसफर हो गया, तो भाई साहब उनको एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा, उनके कई सारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स भी हो सकते हैं और पैदा होने के बाद वो कितने टाइम तक जिंदा रहें पता नहीं है। लेकिन एक चीज और समझना कि सोचो कि हम लोगों ने किसकी बात की थी, जब एक साइड से एग आता है दूसरे साइड से ये स्पर्म फ्यूज होता है तो एक जाइगोट बनता है। हमने क्या बोला था, पहला सेल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जाइगोट। अब सोचो कि जाइगोट में ही फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो अब जाइगोट कितने भी मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, इन सभी सेल्स में फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया चले जाएंगे। तो मतलब कि एक बार बच्चा पैदा हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज ही नहीं है। तो इलाज कहां पर है, इससे पहले करने का है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, हम लोग क्या करते हैं ना, एक डोनर एग ले लेते हैं। डोनर एग मतलब कि हम लोग किसी एक दूसरे महिला से उसका एग डोनेशन में ले लेते हैं। डोनेशन मतलब कि पैसे वैसे नहीं देने पड़ते, मतलब आप समझ रहे हो डोनर एग का मतलब क्या होता है। तो डोनर एग जो है इसके पास में हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो हम लोग इसके पूरे एग सेल से, जहां पर इसका ये जो न्यूक्लियस है वो भी, और इसके पास भाई साहब हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हम लोग इसको ना न्यूक्लियस निकाल देते हैं। न्यूक्लियस निकालने के बाद जो ये सेल बचा, जिसके अंदर एग सेल तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, और हमने क्या किया, ये एक्चुअल मदर जिनके पास ये फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया था, इनका वाला न्यूक्लियस इसमें लगा दिया। मान लेते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस है उसको इस कलर का बना देते हैं ताकि क्लियर रहे। तो हम लोगों ने ये एक्चुअल मदर का न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर में लगा दिया। अब देखो ये जो एग सेल बना, अब वो हेल्दी हो गया कि नहीं, अब क्या ये इस एग सेल में सारे हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, यस। अब अगर हम इसका फ्यूजन जो है वो अगर एक स्पर्म से करा देंगे तो वो जो भी जायगोट बनेगा यार उसके पास सारे हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वही बात है यार, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज का एक्चुअल में यही यूज है कि पैदा होने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया जैसी डिसीजेस को ट्रीट कर सकते हैं इन सबके पहले। तो यहां पर आप हमेशा इस पूरे प्रोसेस को इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि इसका बेजर प्रॉब्लम ये है। तो अब क्या हो रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो चुका है इसी का। अब देखो इसमें जब डोनर एक प्रेजेंट है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 3 पेरेंट बेबी बोलते हैं, 3 पेरेंट बेबी। आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, अच्छा ये तो मदर के एक सेल की बात हो गई, क्या फादर के स्पर्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? यस, फादर के स्पर्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, बट हमेशा ध्यान देना कि जब भी जाइगोट बनता है, इस जाइगोट के अंदर में कभी भी फादर के स्पर्म का कोई भी दूसरा कंपोनेंट नहीं आता है एक्सेप्ट द क्रोमोसोम्स। मतलब कि स्पर्म से इस जाइगोट में क्या आया है, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स। लेकिन ये पूरा ढांचा जाइगोट में किसका बना है, ये पूरा ढांचा जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है, माइटोकॉन्ड्रियाज भी है, ये सब किसका है, मदर का है। तो मदर के एग सेल का ही ये पूरा ढांचा है जो कि जाइगोट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए सारा का सारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज का ट्रांसफर है वो किसके तरफ चला जा रहा है, मदर के साइड चला जा रहा है। अगर फादर को ये माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम है भी, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज का प्रॉब्लम है भी, तो भी ये इस सिचुएशन में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि फादर के साइड के, फादर के स्पर्म से सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स ही आते हैं। तो यहीं पर हमने वही बात की है यार, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फॉल्ट्स को हम लोग कैसे देख सकते हैं। ये तो पता ही यार, अगर न्यूक्लियर डीएनए फॉल्ट हुआ तब तो भाई जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग ये सब का काम है। अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फॉल्टी है तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी अपना लेते हैं, जिसको हम लोग 3 पेरेंट बेबी भी बोलते हैं।
तो ये भी मुद्दा हम लोगों ने समझ लिया यार। बायो ई3 पॉलिसी हम लोगों ने यार ऑलरेडी समझ लिया था। इसमें बस ये ध्यान दे देना कि बायो ई3 पॉलिसी में 6 थीम होते हैं। ये थीम यहां पर लिखे हैं, मुझे नहीं लगता यूपीएससी इस पर कभी पूछेगी, लेकिन फिर भी प्रिसीजन बायोथेरोपैटिक्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर, फ्यूचरिस्टिक मरीन स्पेस रिसर्च, ये सब भी है, एक बार देख लेना बस आप लोग, ठीक है भाई। फिर इसके बाद ये सब कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग और जीनोटाइपिंग टेक्नोलॉजी। इन दोनों के बारे में जरा डिटेल में समझ लेते हैं। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग और जीनोटाइपिंग टेक्नोलॉजी क्या है। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है, जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग की हम लोग जब भी बात करते हैं तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, वो हमारे लिए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कहलाता है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग इज कंप्लीटली रिलेटेड विद जीनोम सीक्वेंसिंग, जहां पर हम लोग उस पूरे 3.3 बिलियन बेस पेयर्स का सीक्वेंस बनाते हैं। लाइन से लिखते हैं भैया, पहले ए आया, फिर टी आया, फिर जी आया, फिर ए आया, फिर टी आया, फिर ए आया, ऐसे पूरा लाइन से लिखते हैं। दिस इज व्हाट नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो जीनोटाइपिंग टेक्नोलॉजी क्या है सर? देखो, जीनोटाइपिंग टेक्नोलॉजी में हम लोग ना एक सर्टेन एरिया का, जैसे मान लो कि हम लोग को कैंसर के पेशेंट्स ट्रीट करने हैं, तो हमें यह पता चल जाता है कि जेनेटिक मेकअप में कौन सा सेगमेंट कैंसर पेशेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। हम लोग ना सिर्फ उस पर्टिकुलर सेगमेंट का हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसा पूरा सीक्वेंसिंग डेवलप करते हैं, और ये करना काफी आसान होता है क्योंकि इसके किस पोर्शन पर ध्यान देना है वो हमें पहले से ही पता है। सारे पेशेंट्स के सिर्फ उसी पोर्शन को हम लोग कंपेयर करते हैं, और इससे हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ कुछ नया सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जीनोटाइपिंग टेक्नोलॉजी चीप है। चीप मतलब कि ऐसा नहीं घटिया है, वो वाला चीप नहीं, सस्ता है, क्योंकि इसमें पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग की हम लोग मतलब पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया कर रहे हैं। और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का क्या मतलब है, हम लोग पूरे जीनोम की भाई साहब जबरदस्त तरीके से सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। अब यहां पर एनआईएबी की बात होगी। एनआईएबी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल कर रहा है अपने पूरे इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स को कंजर्व करने के लिए। याद रखना भाई साहब, ये किसके लिए हो रहा है? कैटल ब्रीड्स को कंजर्व करने के लिए हो रहा है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि जहां पर भी अगर हम लोग यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, देखो जेनेटिक वेरिएशंस जब भी होते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि पूरा का पूरा जो आपके जेनेटिक मेकअप है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर जीन जो है वो ही पॉलीमॉर्फोज्ड हो, मतलब कि वो ही क्या हो, वो आपके फॉल्टी निकल जाए यहां पर, ऐसा बस। तो अब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को ही अगर चेंज करना है आपको, तो जायज सी बात है आप किसको यूज करोगे? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये अपना दूसरा प्रारूप दिखा रहा है भैया, इसी को बदल दो। मतलब सेम चीज है कि पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर एग्जैक्टली पता चल जाए तो वैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का बहुत ही आसानी से जीनोटाइपिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू भी कर सकते हो। तो बेसिकली यहां पर आपको यही दो टेक्नोलॉजीज के बारे में समझना था। यहां पर कुछ अलग अलग से बातें लिखी गई हैं, जैसे कि ये पूरे के पूरे ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इंटायर जीनोम के देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक जेनेटिक वेरिएशन देखता है। जैसे कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ये पूरा जीनोम देखता है, ये टारगेटेड रीजन देखता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटा देता है, लेकिन ये स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स की तरफ काम करता है। ये हाई रेजोल्यूशन में है, ये लोअर रेजोल्यूशन में, इसीलिए तो ये महंगा है, ये सस्ता है। अब इसके लिए यहां पर आप रिसर्च, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, इवोल्यूशनरी स्टडीज, इन सब में इस्तेमाल कर सकते हो, और यहां पर आप पर्टिकुलर किसी भी डिसीज से रिलेटेड स्टडी कर सकते हो। यहां पर कॉस्ट इसकी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। ये लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम में ये इजीली निकल जाता है, क्योंकि छोटा सा ही तो सीक्वेंस करना है अपने को। कॉम्प्लेक्सिटीज ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल डेटा है, यही सब। मतलब एक चीज आपको बेसिक समझ में आ गई, आप सब कुछ बहुत इजीली यहां पर काम कर सकते हो। जो एनआईएबी की हम लोग बात कर रहे थे वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इसको 2010 में हैदराबाद तेलंगाना के अंदर में स्टैब्लिश किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करता है, एनिमल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए काम करता है। वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव, वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव बेसिकली इंडिया के तरफ से जो हमारे यूनिक बैक्टीरियल स्पीशीज हैं उनको हम लोगों को जीनोम सीक्वेंस करना है, और इसी के चलते हम लोगों ने एक ब्रिक NIBMG मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स के अंदर में, डीबीटी के अंदर में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट करने के लिए रिसर्च और इनोवेशन के लिए ला रहे हैं। वन डे वन जीनोम में क्या होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही जो भी मतलब डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज वगैरह हैं या माइक्रोब्स हैं, इन्हीं के बारे में साइंटिफिक स्टडी करने की बात करेंगे। तो देखो, दो चीजें होती हैं, एक जीनोम मैपिंग होती है और एक जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। जीनोम मैपिंग का क्या मतलब है यार? जीनोम मैपिंग का मतलब है कि यार देखो, जनरल ओवरव्यू जीनोम स्ट्रक्चर का लेना है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग में हाईली डिटेल्ड बेस बाय बेस, मतलब ए के बाद टी फिर सी, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया। जीनोम मैपिंग जो है ये बस एक ओवरव्यू ले लेता है। जीनोम मैपिंग जो है ये पूरा ऑर्गेनिजम्स के जीनोम को मैप उतने अच्छे तरीके से नहीं करता, बस ये ऊपर ऊपर से स्पेसिफिक लोकेशंस को आइडेंटिफाई करता है और उसके बेसिस पर उनका जनरल ट्रेट्स और डिसीज
काउंट करने में बात करता है। तो दिस इज इजीली डन, जीनोम मैपिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग इज अ लेंथी प्रोसेस, जैसा अभी हम लोग थोड़ी देर पहले नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में देख भी रहे थे। तो वही चीज है यार, मेडिकल रिसर्च और डायग्नोसिस के लिए हम लोग इसका काम में ले सकते हैं भाई। जीनोम सीक्वेंसिंग का आपको पता ही है। ड्रग डेवलपमेंट में, जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर पहले फार्मेकोजेनोमिक्स की बात कर रहे थे, इंडिविजुअल्स को कौन सी दवाएं कैसी चाहिए, उसके बेसिस पर भी जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत अच्छे से काम आ सकती है। जीएम क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत अच्छे से काम आ सकती है। तो एग्रीकल्चरल फील्ड में भी इसकी खासियत है। तो यही सारी चीजें थी, है ना। फिर एक है आपका चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस जो है वो बेसिकली आपके लिए, मतलब इंडिया एक ऐसा मतलब कंट्री बन गया है, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, उसने चांदीपुरा वेसिक्यूलो वायरस को फुल्ली मैप कर लिया, इसके जीनोम को पूरे अच्छे तरीके से सीक्वेंस कर लिया। बस यही आपके आर्टिकल में है। ये बेसिकली रेबीज वायरस जैसा ही एक वायरस है, जो कि रैप्डोवर्डी फैमिली से बिलोंग करता है ना। ये बेसिकली एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है, EES है, उसके आउटब्रेक के लिए काम, मतलब यहां पर रिस्पॉन्सिबल है। मॉनसून सीजन में ज्यादा होता है। 1965 में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था महाराष्ट्र के चांदीपुर गांव में, इसीलिए इसका नाम चांदीपुर वायरस रख दिया गया है। प्राइमरी वेक्टर जो है एक सैंड फ्लाई, लाल रंग की ना, एक मक्खी जैसी एक दिखने वाली, ये फ्लेबेटोमाइन सैंड फ्लाई है। लेकिन कभी कभी मॉस्किटो और टिक्स, मतलब कि जुए जो होते हैं बालों में, उनसे भी हो जाता है। ये बेसिकली जो इनका सलाइवा होता है उसमें ये वायरस पनपता है, और जब भी ये लोग आपको काटते हैं तो वो सलाइवा आपके अंदर भी चला जाता है, और इसी से ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं यार चांदीपुर वायरस को ट्रीट करने के लिए, है ना। यहां पर एक छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड का, यहां पर इसको याद कर लेना, क्या है, मेलेथियन पाउडर है, जो कि आपके डिसीज को कंटामिनेट करने के काम में आता है। और वही बोल रहे हैं यार कि जीनोम मैपिंग वगैरह से मतलब अच्छा काम हो जाता है। उनकी लिथैलिटी, वो आगे चल के किस फॉर्म में म्यूटेट हो सकते हैं, ये सब बातें हम लोग को पता चल जाती हैं। तो आई थिंक इतना ही था अपने इस पूरे सेशन में। आई होप कि आपको ये बात बहुत ही क्लियरली समझ में आई होगी। इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।